भुट्टर साहब को तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर, और उनके साथ साथ हाफिज खिजर महमूद साहब भी मौजूद हैं जो कि आर्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं भुट्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। भुट्टर साहब, इनिशिएटिव लिया कैसे गया, आपके माइंड में ये चीज आई कितने कैसे, क्योंकि ये जानना चाहूंगा मैं कितने बच्चे हैं, अगर एक एवरेज लगाई जाए सालाना कितने बच्चे आपके पास आते हैं जो कि कुव्वत समाज से महरूम होते हैं और ऑपरेट के जरिए अब उनको ठीक किया जा सकेगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हनान साहब, ऐसे है कि ये जो है, जो इम्प्लांट है, ये उन बच्चों में लगता है जो बच्चे जिनको आला समात, जो पहले आला समात जो जिन पे काम नहीं करता, वो वहाँ उससे नहीं सुन सकते आला समात से, फिर ये इम्प्लांट का काम करना, ये बड़ा मुश्किल सा प्रोसीजर है, 2-2.5 घंटे का। तो बहुत थोड़े से डॉक्टर हैं इसके जो स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं कुछ 1 माह से इसके पीछे लगा हुआ था। एक एक बच्चा था जो पेरेंट्स का बड़ा लाडला सा प्रीशियस बच्चा था। तो उनको मसला ये था कि हमारा बच्चा सुन नहीं, आला भी लग गया है फिर भी नहीं सुन रहा। तो जाहिर है जब इस तरह की बात आके पेशेंट का अटेंडेंट करता है या पेरेंट करता है, तो जाहिर है हम भी बच्चों वाले हैं, तो ना दुख होता है कि इनको जिस तरह से दूसरे बच्चे सुनते बोलते हैं ये भी चले। फिर मैंने डॉक्टर खिजर से बात की। मैंने कहा, डॉक्टर खिजर, कोई तरीका हो सकता है कि इसका जो आंवले से तो नहीं सुन रहा? मैंने कहा, सर कॉकलियर इम्प्लांट है एक प्रोसीजर, वो महंगा बहुत है, तो उस पर जो अगर हुए ना तो वो 100% उसकी है श्योरिटी के वो सुनेगा भी और ये बोलेगा। यानी इसके पीछे थिंक टैंक आप थे? जी। फिर हाँ, फिर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपना हम आप उस टीम से मुझे मिलवाएं। फिर वो टीम से मिला, फिर जाके उनसे, फिर खिजर साहब की ये बड़े ही प्यारे से बंदे हैं, बड़ा काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर बंदा है। इन्होंने भी दिन रात लगा के फिर ये इन्होंने ना उस टीम को हमने राज़ी किया कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इम्प्लांट हम ले लेते हैं जो खुद 12-13 लाख का आता है, लेकिन जो ऑपरेशन आला है, होगा जो आला जो जिसमें लगना है, बाकी आप वो फ्री करें। तो वो मान गए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लें। तो फिर वो लाहौर से टीम इधर आई, फिर 2.5 घंटे में वो ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। वो फिर आपने देखा होगा, सारा मीडिया पे चला भी, वो बच्चा, वही उसकी वालदा की जो दुआएं थी, वो जो उसके चेहरे पे खुशी थी ना, वो मेरे लिए जो थी ना, वो एक सुभान मेरे लिए वो इनाम था, बस यही कि मैंने ये कर लिया। तो आगे देखें, हमने उनसे रिक्वेस्ट तो की है कि जनाब हमें कोई 6 माह बाद या 4 माह बाद या 3 माह बाद कोई टाइम दे दिया करें। हमारे 1-2 बच्चे, जो ये बच्चे, ये ख़ास बच्चे होते हैं, बिल्कुल ख़ास, जिनमें वैसे तो क़ुव्वत समात बहाल हो जाती है आला समात लगाने से भी, लेकिन बाज़ में जब जिनमें ये नहीं होता ना, उनके लिए फिर इम्प्लांट करना पड़ता है। तो अभी हमारी उनसे बात चल रही है कि जो ना, अभी ये जब प्राइवेटली करवाएं, पहले ये प्राइवेट ही होता है, फैसलाबाद में पहली दफ़ा हुआ ये, तो ये 25 से 40 लाख रुपए तक इसका खर्चा है। एक इम्प्लांट एक का? इम्प्लांट का 25 लाख से 40 लाख तक रुपया इसका खर्चा आता है। तो लेकिन ये हमने, अल्लाह का शुक्र है कि उस मालिक ने एक नीति थी खिजर साहब की भी, हमारी भी, कि हमने उस टीम को राज़ी कर लिया कि आप आके, और वो भी जाहिर है उन्होंने किया आके। अच्छा भुट्टो साहब, हर दफा जब ऑपरेट होगा तो टीम बाहर से बुलानी पड़ेगी? जी हाँ, वो बाहर ये बड़े चंद, मैंने कहा चंद मखसूस बंदे हैं जो ये करते हैं, कोकरे बाहर ENT सर्जन नहीं कर यानी सकता वो इसको। स्पेशलिटी वो हमारे पास मौजूद नहीं है नहीं अभी? नहीं, स्पेशलिटी नहीं, तो वो है मेरा ख्याल लाहौर में है या इस्लामाबाद में। हाँ, ये कराची में शायद खिजर साहब बता सकते हैं, शायद होता हो, क्योंकि अच्छा इनको डॉक्टर पता साहब, ये भी बताइएगा कि जब ऑपरेट करवाया जाता है, आला तो वो शख्स खुद ले आएगा, ऑपरेट के लिए पे जो करना पड़ता है वो नहीं हम करने देंगे यहाँ पे हम फ्री करेंगे 100%, क्योंकि थिएटर हमारा होगा, बंदे हमारे होंगे, एनेस्थीसिया हमारा होगा, जो सारी उसकी मेडिसिन हमारी होगी, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो हम नहीं करने देंगे। लेकिन जो डॉक्टर होगा उसको जो पे... डॉक्टर को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये अगर हमें एक आध तो साल में या 2 या 3 करने में तो आप फ्री करें, वो मान गया। यानी ये अल्लाह के राह डॉक्टर पे, आसम साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है मैं तैयार बिल्कुल हूँ। ये भी एक सदका जारिया है और बहुत अच्छा हाँ जी, इनिशिएटिव है आपकी तरफ से भी, और उन डॉक्टर्स का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं बिल्कुल, डॉक्टर जिन्होंने आसम इकबाल हैं आपकी बात पे लब्बैक कहा और ऑपरेट के लिए फैसला। हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप क्या कहेंगे जनाब, कितने एवरेज बच्चे होते हैं अगर हमारे मुआशरे में देखा जाए, इस रीजन की खास तौर पे स्पेसिफिकली इस रीजन की बात की जाए, तो कितने बच्चे हैं जो जेनेटिक इस डिजीज से वाबस्ता होते हैं और उनको सुनने की समाज जो है उनके पास नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारे पास जो ऑडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है इस वक्त पूरे पंजाब का बेहतरीन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। इसमें पेडियाट्रिक के हवाले से ख़ास तौर पर तमाम ऑडियोलॉजिकल टेस्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हमारे पास न सिर्फ अपर पंजाब बल्कि जनूबी पंजाब तक के पेशेंट्स
डेली आ रहे हैं, और हम डेली इस तरह के बच्चे यानी 15 से 20 की रेंज में तो हम डेली टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, एक ऐसा जिसमें बच्चे कोऑपरेट कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट हम उसे कहते हैं, और एक ऐसा टेस्ट जो छोटे बच्चों के लिए होता है जिन्हें हम सुला के करते हैं, उसे ABR टेस्ट का नाम दिया जाता है। यानी बाहर से 5-6 हज़ार का टेस्ट है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास चूँकि पूरे पंजाब से पेशेंट आ रहे हैं तो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो आगे उन्हें हमें टाइम देने पड़ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो इसमें जब इस तरह के बच्चे का टेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट बनती है कि अगर वो बच्चा सवेयर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस वाला बच्चा है तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं। पहला कि उसे हेयरिंग एड लगाया जाए, आला समाद लगाया जाए। अगर वो हेयरिंग एड से कवर कर जाए तो साथ स्पीच थेरापी होती है, वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो हेयरिंग एड से कवर नहीं कर सकते, हमें उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट ही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से जब पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारे बच्चा ठीक हो सकता है लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा हर्ट होती हैं। अच्छा, ये इम्प्लांट के जरिए जो मशीनरी फिट की जाती है, इसकी कॉस्ट क्या होती है? जो सिंपल इम्प्लांट है वो 13-14 लाख का तो सिंपल इम्प्लांट है। जो कॉक्लियर इम्प्लांट है ये बाहर से ऑस्ट्रिया से अभी हमने जो रिसेंटली किया है, तो ऑस्ट्रिया से ये इम्प्लांट मंगवाया गया है, और मेडल कंपनी है लाहौर की, उन्होंने हमें मतलब प्रॉपर्टी तौर पर इस चीज़ में फेवर दी है। स्पेशली तौर पर उनकी टीम, डॉक्टर नदीम मुख्तार साहब, उनकी पूरी टीम, एहसान साहब, डॉक्टर आसिम इकबाल साहब, और वो सारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अहमद साहब के स्पेशल कहने पर मतलब इस रेंज में तो होना मुमकिन ही नहीं था, और पेरेंट्स को भी पता था। वो पिछले 2 सालों से इस कोशिश में लगे हुए थे, हर तरफ से उन्होंने अपनी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब उनके लिए बस आखिरी यही उम्मीद थी। उनकी वाकई जो फीलिंग्स हैं वो देखने वाली हैं। वैसे वो कितने बहुत खुश होंगे ना वो जब उनका बेटा या बेटी सुनना शुरू कर देता है, उसके बाप की आवाज़, उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों तक जाती है और अटेंशन होता है और सुनता है उसे। मतलब उनके एहसासात जो है उनको अल्फाजों में नहीं बताया जा सकता। इंशाल्लाह हम उनको 6 वीक में उसका जो इम्प्लांट है वो ऑन हो जाएगा, उसका प्रोग्राम ऑन हो जाएगा। उसको इनिशियल प्रोग्राम से स्टार्ट किया जाता है, पहले हल्की अच्छा, इसके लिए कोई बैटरी वगैरह की भी जरूरत होती है साथ में? हाँ जी, इसमें मतलब बैटरीज डलते हैं, 675 नंबर बैटरीज का मखसूस नंबर होता है। इस प्लांट के 2 हिस्से होते हैं, एक इंटरनल जो ऑपरेट के जरिए फिट किया जाता है, एक बार मैग्नेट के जरिए उसके साथ लिंक्ड होता है, जिसमें मतलब बैटरीज यूज़ होती हैं। इसकी काफ़ी मतलब केयर करनी पड़ती है, हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, और रेगुलर साथ स्पीच थेरापी करनी पड़ती है, और साथ घर में वही माहौल पैदा करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उस बच्चे को साइन लैंग्वेज की तरफ ले गए तो हम फ़ायदा उस बच्चे को नहीं हो सकता। इसलिए हम उन्हें बाकायदा कहते हैं सिर्फ आपने सुनवाना है, वो बच्चा सुने और बोले, क्योंकि उसकी जो सारी तवज्जो है वो इस तरफ होनी चाहिए। और ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है। बिल्कुल उसी जिस तरह से न्यू बॉर्न बेबी 2 साल तक सुन सुन के सीखता है ना अल्फाजों को बोलना, ये 5 साल का बच्चा भी उसी तरह सुन सुन के सीखता है। बिल्कुल उसी तरह। और अगर आप उस तरह से नहीं सिखाते, हाथों से ही बातें करते जाएंगे, वो बोल भी नहीं सकेगा। बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टर साहब, ये मशीनरी भी काफी एक्सपेंसिव है। मैंने बताया ना कि ये 13 लाख की मशीन थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि अगर किसी कोलैबोरेशन के साथ कोई इस तरह का काम किया जाए कि फैसलाबाद शहर के मुखय्यर हजरात को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। वो मसला कोई नहीं है। इम्प्लांट हमारे पास इतने डोनर्स हैं कि वो हम अगर उनको कहें तो वो 10 इम्प्लांट भी लेके दे सकते हैं। ऐसे ऐसे बंदे हैं इधर, अल्लाह के बंदे, वो जो कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि इसको लगाना भी एक पूरे का पूरा एक काम प्रोसीजर है। अब वो डॉक्टर जो दिन में 1 या 2 ऑपरेशन करता है या हफ्ते में 2 करता है, ये डर है डेली तो नहीं, वो भी नहीं कर सकता, इंसान है मतलब। तो उसके लिए फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको लाहौर से वो ट्रैवल करे, फैसलाबाद आए, फिर यहाँ से ये करे जाए। वो हो सकता है, लेकिन ये मैंने बताया ना कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें कम अज़ कम 6 माह में आपको 2 टाइम ज़रूर दें, 2 टाइम कम अज़ कम, जो मैंने मिनिमम उनसे मांगे हैं कि 2 टाइम दें, 2 वक्त, 2 यानी 2 दिन हमें सर्जरी के लिए दें, वो अपनी जो आप फ्री ऑफ कास्ट करें अल्लाह की रज़ा के लिए। और वो गरीब बच्चे होंगे, वो ये भी बच्चा कोई इतना अमीर बच्चा नहीं है, गरीब बच्चा है। इन्होंने भी पैसे इकट्ठे किए हैं कुछ, हाँ, कहीं ना कहीं से अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की है, कुछ हेल्प की है। मैं नहीं कह सकता, कहना भी नहीं चाहना चाहिए कि किस किसने की है, ये फिर नेकी ज़ाया हो जाती सारी की सारी। तो वो सारा करके तो फिर वो ये कोई मजदूर का बच्चा है, ये कोई
वैसे ये उन डॉक्टर्स की भी मेहरबानी है भुट्टो साहब जो कि वो इतनी दूर से आते हैं सिर्फ ऑपरेट करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो अमीर बच्चा होगा वो तो जाएगा बैरिया में जाएगा या उधर इस्लामाबाद में जाएगा, वो 40 लाख रुपया देगा, इम्प्लांट डलवाएगा और वापस आ जाएगा। उसके लिए ऑप्शन होते हैं ना उनके पास, तो ईजी है उनके पास ऑप्शन। अच्छा वैसे डॉक्टर खिजर की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, इस हवाले से भी बताइएगा, लोगों को जरा अवेयरनेस दें इस हवाले। इसकी ना मुख्तलिफ वजूहत हैं जो हमारे फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग में ज़्यादा केसेस हमें सामने आ रहे हैं। उनमें कज़न मैरिज एक ख़ास रीज़न है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, झटके लगते हैं साथ में, उसकी वजह से भी उनकी जो नर्व होती हैं वो मुतासर हो जाती हैं और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाता है। जब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है तो उसके अलावा उसको मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं बच जाती। जब आपके सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ही नहीं कान तक जाएगा कि आप इसे सुने, तो वो किस तरह से वर्किंग वो आगे मतलब उसका बिल्कुल स्टिल हो जाएगा सिस्टम। अच्छा वैसे ऑपरेट के जरिए सपोज किसी के सेंसरी न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे तो ये इम्प्लांट क्या करता है, उन न्यूरॉन्स के जरिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो किस तरह से ब्रेन तक जाते हैं, ये इम्प्लांट किस तरह से पहुंचाता है? ये इनर ईयर में जो मेन पार्ट है हियरिंग का जिसे हम कहते हैं वो है कॉकलिया। कॉकलिया मेन पार्ट है जो हियरिंग का सारा सिस्टम मैनेज करता है। कॉकलिया इम्प्लांट किया जाता है, जो डिवाइस है वो कॉकलिया की इम्प्लांट की जगह पे। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूरॉन्स अगर किसी के डैमेज है तो उसका कॉकलिया तो ठीक है ना, तो कोकलिया ही आप दोबारा चेंज कर रहे हैं, न्यूरॉन्स को आप किस तरह से? ये सेंसरी न्यूरल हम इसलिए कहते हैं, कॉकलिया भी इफेक्ट होता है, नर्व भी इफेक्ट होती है। कॉकलिया इम्प्लांट किया जाता है, साथ उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। हाँ, वो इलेक्ट्रोड्स उन सिग्नल्स को आगे कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, उसके साथ एक वायर इलेक्ट्रोड टाइप वायर होती है जिसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, वो उस मैसेज को आगे ब्रेन तक। वैसे ये काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेट होगा। 2.5 घंटे का ऑपरेशन है बुट साहब, 2.5 घंटे के ऑपरेट में बड़े इसमें महारत भी चाहिए होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स के साथ अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक भी हल्की सी भी गलती हुई ना, कम बंदे हैं जो ये काम करते हैं। इसमें सबसे खतरनाक होता है फेशियल नर्व का इफेक्ट होना। सर्जरी के जरिए फेशियल नर्व थोड़ी सी इफेक्ट हो जाए तो पूरा फेस का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, आप चबा नहीं पाएंगे खाना, आप सिग्नल्स नहीं आएंगे, स्टिल हो जाएंगे, उल्टी सीधी नर्व छेड़ दी आपने, पैरालाइज भी हो सकते हैं मुकम्मल तौर पे। तो क्योंकि सिग्नल्स जितने भी जाते हैं वो तो ब्रेन से जा रहे होते हैं, और अगर ब्रेन डिस्टर्ब किसी तरह हुआ तो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपकी बॉडी तक ना पहुंच पाए, मैसेजिंग जो देनी होती है ना, अगर मैं इस वक्त हाथ भी हिला रहा हूं तो उसके लिए मैसेज ब्रेन से आ रहा है। तो अगर ब्रेन को किसी किस्म का डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो बॉडी पैरालाइज हो सकती है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी महारत का। ये जब हम केस तैयार कर रहे होते हैं ना, इसमें ऑडियोलॉजिकल टेस्ट के साथ साथ उसका सिटी स्कैन कराना पड़ता है, MRI कराना पड़ता है, उसके बिहेवियरल सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, फिर ब्लड के सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, फिर जाके फाइल कंप्लीट होती है क्या है ये कैंडिडेट है भी कि नहीं है। अच्छा, तो ये भी चीज को चेक किया जाता है। ट्रांसप्लांट कोई भी हो, चाहे वो किडनी का हो, लिवर का हो, या जो आप बता रहे हैं, ये कंप्लीट प्रोसीजर है और एक मुकम्मल लिस्ट होती है टेस्ट की। आप वो तमाम टेस्ट करते हैं, उसके LFTs चेक करते हैं, CBC चेक करते हैं, उसका RFTs चेक करते हैं, हर चीज चेक करते हैं कि अगर किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर स्टे करके पहले उस इनिशियल प्रॉब्लम को हल करते हैं, देन इसे ऑपरेट की तरफ लेके जाया जाता है। क्योंकि ऑपरेट के दौरान अगर कोई इस तरह का मसला इनिशिएट कर जाता है जिसमें शुगर हो, BP हो या कोई अदर प्रॉब्लम हो, तो उससे ऑपरेट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मरीज के जान जाने का भी खतरा होता है। तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस हवाले से कि फैसलाबाद के अंदर अभी कोई इसका डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई आने वाले दिनों के अंदर कोई मतलब यहाँ से जो एक्सपर्टीज हों जिनके पास, उनके पास भेजे जाए डॉक्टर्स को, और वहां से लाहौर वाले डॉक्टर्स के पास सीख के यहाँ पे आके प्रॉपर फंक्शनल इसे किया जा सकता है कोई इस तरह? बिल्कुल, देखिए ये एक टीम वर्क होता है, यानी इसमें जो मेन जो सर्जरी करने वाला है वो ENT सर्जन है, और ENT सर्जन की बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है, टेम्पोरल बोन सर्जरी रखी जाती है ताकि वो इस चीज़ को सीख सकें, इस चीज़ को आगे जा सकें। और फिर ऑडियोलॉजिस्ट का काम है सारा, प्री सर्जरी भी पोस्ट सर्जरी भी दोनों। फिर ऑडियोलॉजिस्ट ने उनके पहले टेस्ट करने, बाद में जो सारा सिस्टम है उसको मेंटेन करना, उसको चलाना, उसको हम मैपिंग कहते हैं, यानी बार बार उसकी सिर्फ प्रोग्रामिंग काम नहीं खत्म होता, वो हम सारा यहाँ पे ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम वो ऑडियोलॉजिकल सारी सर्विसेज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी मैपिंग भी यहीं पे होगी, प्रोग्रामिंग भी यहीं पे होगी सारी। चले जी, हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में मजीद बेहतरी इस काम के अंदर लाई जा सके। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे साथ डॉक्टर हबीब भुट्टर मौजूद हैं, उनके साथ मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी कोई एहतियातें भी होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक मखसूस वक्त भी होता है ऑपरेट का, कोक्लियर ऑपरेट जो किया जाता है, इसमें बताइएगा कि कितनी साल के उम्र तक के बच्चों में ये ऑपरेट किया जा सकता है और उस उम्र के बाद, मखसूस उम्र के बाद ये ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता? अच्छा, इसकी ये मैक्सिमम एज है ना वो 5 साल है। 5 साल के बाद तो इसका ऑपरेशन का फ़ायदा ही कोई नहीं होता। तो ये है कि जब 1 से 2 साल तक का बच्चा है ना, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। यानी जो चीज़ अब इस बच्चे में 6 हफ्तों में होनी है ना, वो उसकी 1 हफ्ते में हो जाएगी। इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो ये 4 साल का हो चुका है, ज़ाहिर है लगे हुए थे, हम भी कोशिश में लगे हुए थे, वो भी कोशिश में लगे हुए थे इम्प्लांट मंगवाने की। बाहर से आता है इम्प्लांट, वहाँ से इम्पोर्ट हुआ, फिर डॉक्टर्स को तैयार किया, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन अभी इसका रिजल्ट जो, क्योंकि इसके साथ साथ ना वो ऑडियोलॉजिस्ट, जब ऑपरेशन होता है ना, ऑडियोलॉजिस्ट साथ खड़ा होता है, इनकी टीम का हिस्सा है इस सर्जन की टीम का, तो वो साथ साथ उसने अपना रखा होता है मीटर, तो वो सारा साथ साथ करता जाता है। ठीक है। और अगर आप 5 साल से बच्चे की उम्र ज्यादा हो जाती है फिर नहीं, फिर इसका फायदा, उसकी क्या वजह होती है बुट साहब? उसकी वजह ये है कि फिर हार्ड हो जाते हैं ना, सारा सिस्टम हार्ड हो जाता है। फिर नहीं और इसके अगर आपने करवाना है, बेहतरीन उम्र कौन सी होनी चाहिए जब आपको वालिदैन को पता चले कि ये 1 से 2 साल बेस्ट उम्र है, 3 साल तक उससे बेहतर, 4 साल उससे बेहतर, और 5 साल के बाद फिर को फायदा। ये अवेयरनेस उन लोगों को देने की जरूरत है। अगर आपके किसी का बच्चा जो है वो कुव्वत समाज से महरूम है, तो ये जरूर नोट रखिएगा कि 5 साल के बाद उसका ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो आपको जो कोशिशें और जद्दोजहद करनी चाहिए वो 5 साल से पहले पहले करनी चाहिए। हमारे साथ खिजर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, कुव्वत समाज से हटके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुव्वत समाज होती तो है लेकिन कम होती है, उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं वो भी बताइए। उसमें दो चार किस्म की मेन जो रीजंस हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हाई ग्रेड फीवर, वो एक मोस्ट कॉमन रीज़न है अडल्ट्स में। यानी पोस्ट लिंगुअल हम उसे हेयरिंग लॉस कहते हैं, यानी उनकी लैंग्वेज तो डेवलप हो चुकी होती है, हेयरिंग लॉस हो जाता है। और प्रेसबाइक्यूसिस एक डिजीज़ है जो एजिंग के होते हैं, एजिंग के लिहाज से जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनकी नर्व वीक होना शुरू हो जाती हैं, तो उनकी जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होते हैं, बारीक आवाज़ें जो होती हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से उसके लिए अब बहुत जदीद किस्म के हेयरिंग एड्स आ चुके हैं। पहले था कि आम एम्पलीफायर टाइप हेयरिंग एड होते थे, उनके बेनिफिट हुए ना हुए, लेकिन अब इतने जदीद आ चुके हैं, एलीट क्लास हेयरिंग एड आ चुके हैं जिनके जो साउंड्स हैं नेचुरल साउंड की तरह लगते हैं और उनको समझने में बहुत आसानी हो जाती है, कोई शोर नहीं होता उनमें, आवाज़ की क्वालिटी बहुत हाई होती है। ऐसे हेयरिंग एड्स आ गए हैं, CIC हेयरिंग एड्स हम उन्हें कहते हैं, जो कान के अंदर लग जाते हैं, नज़र भी नहीं आते कि कान में कोई चीज़ लगी हुई है। अक्सर लोग हेजिटेट होते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, इसने हेयरिंग एड लगाया हुआ है। इसमें जो मेन जो चीज़ है वो यही है, जो पेरेंट्स को हम एक पैगाम देना चाहते हैं, जैसे ही उन्हें पता चले कि हमारा बच्चा नहीं सुन पा रहा, एज अर्ली एज पॉसिबल उसके ऑडियोलॉजिकल टेस्ट कराने चाहिए। उसकी टेस्ट की पूरी एक सीरीज है, ताकि पहले स्क्रीनिंग हो जाती है, फिर बाकी टेस्ट हो जाते हैं। पता कैसे चलेगा वालिदैन को कि उनका बच्चा सुन नहीं पा रहा? फौरन वालिदैन को, वालदा को तो खास तौर पे फौरन पता चल जाता है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, चाहे आवाज से उस तरफ जब झुकाव नहीं होता बच्चे वो कोई बर्तन गिरता है, वो सो रहा है, नहीं डर रहा, तो उसकी रीजन है क्यों नहीं डरा, कोई गोला पटाखा बजा है तो बच्चा नहीं क्यों नहीं डरा। तो अगर हम जितना 5 साल से नीचे जाएंगे, हमारे पास उसकी स्पीच को डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 5 साल के बाद जैसे हम जाएंगे उसकी जो स्पीच डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती, वो या बिल्कुल कम हो जाती है। क्योंकि अगर अडल्ट हैं एक मिसाल के तौर पर, तो अगर उसकी स्पीच डेवलप हुई हुई है, किसी भी वजह से उसकी हेयरिंग चली गई है, ख़ास तौर पर जब किडनी इम्प्लांट किया जाता है उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं हेयरिंग लॉस होने के, या कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी मुकम्मल हेयरिंग भी चली जाती है। अब उनके लिए वहाँ पे हेयरिंग एड काम नहीं कर सकता होता अगर मुकम्मल चली जाती है। अब देखिए उनकी स्पीच तो डेवलप हुई हुई है, अब अगर उस एज में भी वो अगर इम्प्लांट के कैंडिडेट होते हैं तो उनको इम्प्लांट बेनिफिट दे सकता है उस एज में भी, अगर उनकी स्पीच डेवलप हुई हुई है। यानी मेन जो है 5 साल से कम रहने के रीज़न कि उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट है
वो नहीं हो सकती 5 साल के बाद। और इसमें एक साइकोलॉजिकल फिर फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, और जब बंदा बोल नहीं पाता, 5 साल उसे गुजर जाते हैं, उसे पता ही नहीं होता कि अल्फाज होते क्या हैं, कानों में किस तरह से आते हैं, उनको जुबान के जरिए उसकी अदायगी किस तरह से की जाती है, क्योंकि बच्चा सीखता है ना बड़ों को देख के, और देख रहा होता है कि बड़ा बोल किस तरह से रहा होता है। तो अगर वो बच्चा उस तरह नहीं कर पा रहा तो आपको फिक्रमंद होना चाहिए और जी जान से कोशिश करनी चाहिए कि इस मसले को हल करें। अब इसमें ये भी फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई, जैसे आप ऑपरेट बता रहे हैं, उससे भी कुव्वत समात महरूम होने के चांसेस होते हैं। जैसे ब्लास्ट कोई चीज होती है आपकी कान के करीब, तो उससे भी कान के पर्दे फट जाते हैं। इस तरह के मामला में किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? उसमें यही है कि जब हम उसका एक टेस्ट है अपने पास, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, ये अडल्ट पेशेंट का किया जाता है। इसमें हमें पेशेंट ने हमें साथ के साथ बताना होता है कि वो आवाज़ सुन पा रहा है या नहीं। उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक इंटेंसिटी चेक की जाती है। उसकी बेस पे हमारे पास एक रिपोर्ट बनती है, हमें पता चल जाता है उसकी कौन कौन सी इंटेंसिटीज कमजोर हो चुकी है। आपके पास फ्रीक्वेंसर होता है जिससे आप चेक करते हैं? हमारे पास एक ऑडियोमीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑडियोमीटर, उसके जरिए हम ये ऑडियोमेट्री परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ भी जाते हैं तो हमें पहले ट्रायल बेस पे पेशेंट को हेयरिंग एड लगाना पड़ता है। अगर हेयरिंग एड से उसको बेनिफिट हो जाता है तो फिर तो जाहिर बात है इतना एक्सपेंसिव जाने की तरफ उसको जरूरत ही नहीं है। अगर वो हेयरिंग एड से उसको बेनिफिट हो जाता है और साथ स्पीच थेरेपी होना शुरू हो जाती है, लेकिन इम्प्लांट की तरफ नहीं जा सकता। अगर उसको हेयरिंग एड से बेनिफिट ना हुआ तो फिर उसके लिए अगला ऑप्शन कॉकलियर इम्प्लांट ही रह जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टर साहब ये बताइएगा, अगर ये फुली फंक्शनल हो जाता है हमारा जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इसमें क्या कैपेसिटीज होंगी, कौन कौन सी स्पेशलिटीज होंगी जो कि काम करेंगी, और ये कितना बेनिफिशियल होगा हमारे पंजाब के लिए? देखिए जी, पंजाब में टोटल 3 तो हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मुल्तान में, फैसलाबाद में और लाहौर में। लाहौर वाला तो फुली फंक्शनल है, वो फुली डेवलप्ड है। हमारा अभी फेज़ 1 चल रहा है, लेकिन हमने पूरी की पूरी जो स्पेशलिटीज़ हैं 25 की 25 वो चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़े छोटे लेवल पे चल रही है। हमारे पास बेड्स की कमी है, 300 बेड है हमारे पास, फिर भी हमारे पास 400 बच्चा के करीब दाखिल हो जाता है उसके बावजूद भी। तो ये जब फेज़ 2 अभी हमने उसका PC1 बना लिया है, उसकी ड्राइंग अप्रूव हो गई है, गवर्नमेंट ने ड्राइंग अप्रूव कर दी है, अब उसका एस्टिमेट बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। फिर ये PC1 ये PND में जाएगा, वहाँ से अप्रूव्ड होगा, बजट रिलीज़ होएगा इंशाअल्लाह ताला इसी साल, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी में इंशाअल्लाह ताला जो फेज़ 2 पे काम शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारा 900 बेड है, डायग्नोस्टिक ब्लॉक अलहदा है, थिएटर ब्लॉक है, सर्जिकल ब्लॉक है, कार्डियक सर्जरी ब्लॉक है। अब हम कार्डियक सर्जन चाहें भी तो अब हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का भी थिएटर नहीं है। थिएटर्स तो हमारे पास अभी, जब मैं आया था तो उस वक्त सिर्फ एक थिएटर काम कर रहा था। अच्छा भुट्टर साहब, एक और आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, मैं उस हवाले से भी यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जिनके किडनीज खराब हो जाती हैं, उनकी डायलिसिस मशीन जो है वो भुट्टर साहब ने बड़े एहसन अंदाज में वहाँ पे, क्योंकि बच्चों के लिए खास डायलिसिस मशीन होती है और उसके जरिए ही उनका डायलिसिस किया जा सकता है, वो भी अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फंक्शनल है। तो उस हवाले से भी बताएं। डायलिसिस फैसलाबाद में तो फैसला बच्चों का डायलिसिस होता ही नहीं था, ना सरकारी ना प्राइवेट तौर पर। तो ये लाहौर ही जाते थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, वहाँ से फिर टाइम मिलना, रश उधर पेशेंट का बहुत था, 2-3 घंटे उधर, 2-3 माह के बाद टाइम मिलता था उनको बेचारों को, बच्चों को डायलिसिस का। हाँ जी, वो ज़्यादा लाहौर में रश, पूरा पंजाब आ रहा है उधर जा रहा है, तो फिर रश तो ज़्यादा। फिर ये हमारे एक दोस्त हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें कहा कि ये हमें कोई मशीनें लेके दें, तो 3 मशीनें उन्होंने हमें लेके दी। फिर डायलिसिस का एक ब्लॉक छोटा सा बनाया, उसका पूरा वार्ड बनाया, उसका पूरा सेटल किया। डॉक्टर इरम नाज हैं हमारी नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं, बड़ी बहुत कम ये हैं बच्चों की नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा भुट्टर साहब, हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में जो मुखैर हजरात हैं वो भी दर्दे दिल रखने वाले लोग हैं, बिल्कुल, उनको अगर आप काम कहते हैं तो वो पीछे नहीं हटते। मैं कहता हूँ कि नान जी, ये मैंने अभी जिस बंदे ने ये बनाया ना डायलिसिस सेंटर बनाया, तो मैंने कहा कि यार मैं आपसे इसका ना इनागोरेट करवाना चाहता हूँ। कहता इनागोरेट नहीं करवाना, ना मेरा नाम बताना, ना ये बताना कि कितनी कीमत लगी है, ये शर्त है मेरी। तो ये बड़ी बात होती है, खालिस्तान खुदा की रजा के लिए, कहता है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए काम किया है। तो अभी देखे ना कि उसकी वजह से हम वो 500 बच्चा जिसने 5000 रुपया टैक्सी का देना था लाहौर जाने का, आने का, ज़ाहिर है बीमार बच्चा किधर बस में लेके जाते हैं लोग, तो बड़ा इशू था। फिर वहाँ जाके टाइम लेना, वहाँ पे जाके रहना, अपने शहर से बाहर जाके। अब ये कि हमारे पास इधर डायलिसिस के पेशेंट आ रहे हैं,
कोई सरगोदा से, ये अपना चरियोट से, झंग से, टोबा से, ये जरा जो हमारी पेरीफ्री है फैसलाबाद की, तो डायलिसिस हम डेली को 10 से 12 डायलिसिस कर रहे हैं। हम 3 शिफ्टें चला रहे हैं। ये असल सदका है भुट्टो साहब, कर रहे हैं। ये असल खिदमत है लोगों की जो आप करना चाह रहे हैं और करना उसके चाहिए। बाद फिर ये था कि हनान साहब एक और था कि हमारे पास एंजियोग्राफी मशीन तो ज़ाहिर FIC है हमारे पास बच्चों के लिए है, लेकिन एक दिन था उनके लिए, अब्दुल रज़ाक साहब करते थे। तो हमारे डॉक्टर उस्मान रशीद हैं, उन्होंने कहा जी कि हम अगर अपनी एंजियोग्राफी लगा लें, तो फिर वो हमने इंटरलूप वालों से वो रिक्वेस्ट की। उन्होंने वो 2.5 करोड़ की मशीन है एंजियोग्राफी की, जो उन्होंने मेरे बच्चों की जो बच्चों की एंजियोग्राफी मशीन, वो फिर लेके दी। फिर हमने उसको सारा एंजियोग्राफी सूट बनाया, पूरा सूट बना के पूरा वहाँ पे अब हमारे एंजियोग्राफी भी हो रही है। पहले हमें बच्चों को लेके या लाहौर जाना पड़ता था या मुल्तान जाना पड़ता बाज था। का जो न्यू बॉर्न उनके- बेबी होते हैं उनकी हार्ट बीट का जो प्रॉब्लम हाँ होता बिल्कुल, है। जो दिल के सुराख थे उनके जो बंद करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उनका, तो अब सारा अब इधर हो रहा है। 30 बच्चों के मेरा ख्याल 30 से ऑपरेशन हो चुके 30 हैं। बच्चों के हो चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये अपना जो ब्लॉक बनाया है वो तो जाहिर है गवर्नमेंट के पैसों से बनना था गवर्नमेंट, लेकिन मशीन जो हमारी थी वो आई। वैसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे दर्द दिल रखने वाले लोगों की भी सेहत का ख्याल रखें और अल्लाह ताला उनको और हैसियत दें कि वो और लोगों की इस तरह की मदद कर सकें, क्योंकि ये खिदमत, इंसानियत की जो खिदमत है ना, इसका अजर अल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन अंदाज में देता है। और हमारे यहाँ फैसलाबाद की अगर खास तौर पे बात की जाए, बहुत सारे ताजर ऐसे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि मैं उनको जाती तौर पे भी जानता हूँ कि बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों के आगे वो दिखाने के हक में नहीं होते। नहीं वो कहते हैं बता ही ना कि ये कौन कर रहा है। मैंने कहा नहीं बताया उसे, ये करोड़ रुपया लगा है। 20-20 लाख की मशीनें हैं, 60 लाख, 10 लाख का RO प्लांट है। मतलब उसका प्लांट भी चाहिए होता है वाटर सर्कुलेशन करने के लिए, फिर उसकी फिटिंग्स हैं और 10 लाख रुपया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा, ACs लगे, सारा टोटली, तो कम से कम 1 करोड़ रुपया से ज्यादा लगा है उसके ऊपर, लेकिन उसने लगाया। वैसे गवर्नमेंट को भी तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट जाहिर है जब ये सेकंड फेज जो आ रहा है उसमें है सारा डायलिसिस का पूरा यूनिट है, लेकिन अभी जाहिर है अभी इस तरह के छोटे छोटे लेवल पे फिर हम गवर्नमेंट पर जाना शुरू हो जाए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये फिलंथ्रोपिस्ट अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, हमारी ये हम पे एतबार करते हैं। मतलब सदका खैरात भी तो करना है ना, हम पे तो उसकी जगह वो काम कर लिया जाए जो इससे भी शायद अफजल हो। ये यहाँ पे जिसने ये मेजोरिटी गरीब लोग आते हैं, मेजोरिटी जरूरी नहीं मेजोरिटी। मेरे अब चिल्ड्रंस अस्पताल का अल्लाह का शुक्र है कि अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भुट्टो साहब, इससे बहुत सारे लोगों की जब मदद होती है वो दुआएं भी देते हैं। इसी मौजू पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ हबीब भुट्टो मौजूद हैं, MSA चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। भुट्टो साहब, बहुत सारे लोग वहां पे गिरदोनवा के इलाका से तो आते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं, दूर दराज इलाकों से जो लोग वहां पे आते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि उसका बच्चा अगर 3 या 4 दिन के लिए एडमिट है वहां पे, तो वो अगर उनका रिश्तेदार कोई फैसलाबाद में मौजूद नहीं है तो वो कहाँ पे जाके स्टे करे? होटल में तो जा नहीं सकता, इतनी सख्त होती नहीं है। इतनी सख्त होती तो वो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते? तो उनके लिए कोई इंतजाम किसी किस्म के किए गए हैं हॉस्पिटल के अंदर? बिल्कुल, हमारे पास पहले ना एक छोटा मुसाफिर खाना था जो इमरजेंसी के बिल्कुल साथ था। वहाँ फिर अब जाहिर है रश जब बड़ा पेशेंट्स का, तो अटेंडेंट्स का रश भी बढ़ता है डेफिनेटली। जब मरीज ज़्यादा होंगे तो उसके साथ अटेंडेंट भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे जगह कम पड़ गई। तो फिर एक दोस्त से रिक्वेस्ट की कि यार मैं यहाँ पे मुसाफिर खाना बनवा दें सामने। तो उन्होंने तकरीबन वो को 10 लाख की लागत से को 200 बंदों के लिए कम अज़ कम वो अरेंज, उसका बैठने का लेटने का है वहाँ पे, तो उसने वो मुसाफिर खाना बनवा दिया। फिर ये सैलानी का जो है वो दस्तरखान वो हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है, 3 टाइम खाना वो दे रहे हैं। फिर ऐसे फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं जो 2 टाइम का खाना वार्ड में अंदर जाके दे के आते हैं अटेंडेंट्स को, बाद में देखे उनको जो अपने प्यारों के पास बैठे हैं, बाहर नहीं आते, उनको भी पहुंचाया जाता है। हाँ जी, उनको भी देते हैं। तो इस तरह से मसला ये कि ये अब जितना मेरी सकत है कम से कम जितना मैं कर सकता हूँ मैं तो करी जा रहा और इंशाअल्लाह करी जा रहा है। गवर्नमेंट जितना साथ दे सकती है उससे ज़्यादा साथ दे रही है मेरा, सीधी सी बात। जो मैंने गवर्नमेंट से डिमांड की है, जो मैंने मांगा है, गवर्नमेंट ने मुझे दिया।
जब भी मांगे। अब देखें ना, अब डायलिसिस ठीक है, डायलिसिस तो मशीनें आ गई करोड़ की, लेकिन पेट एक डायलिसिस सुस्त पे 4,000 रुपया खर्चा भी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। वो अब अगर ये 500 डायलिसिस हुआ है तो उसका 4,000 से ज़रब दें तो फिर कितना, इंजेक्शन उसके कुछ उसका होते हैं सारा वहाँ पे। वो सारा गवर्नमेंट दे रही है, सारी गवर्नमेंट। और ये वो खर्चा है जो परमानेंटली लगा रहना है। लगा रहना है, जो खत्म नहीं होना। वो तो एक दफा लग गया, ठीक है, वो उनकी भी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन गवर्नमेंट के बगैर अगर हम कहें कि हम ये तो मुमकिन नहीं है। अब वहाँ पे जो एल्ब्यूमिन इंजेक्शन 10-10 हज़ार का इंजेक्शन है, ये लगता है जो बच्चे को, ये गवर्नमेंट दे रही है। ये फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन दे रही है, ये गवर्नमेंट दे रही है, टोटली फ्री ऑफ। मेरे अस्पताल में, चिल्ड्रन अस्पताल में, कोई, मैं शर्तिया कहता हूँ कि कोई बंदा आके कह दे कि मैं ये दवाई बाहर से ली है, इंडोर का दाखिल मरीज, ओपीडी, जाहिर ओपीडी का तो हम कर नहीं, वो तो चेकिंग करनी होती है कर ना, सकते, वो तो प्राइवेट पेशेंट एक किस्म का होता है। कोई बंदा कह दे मैं जिम्मेदार, ये हो नहीं सकता कि मैं लोकल परचेज से दे के दें उसको कोटेशन से लेके दें उसको, हमारी जो अपने पास पड़ी हुई है मेडिसिन, जो हमारी टेंडर आइटम्स हैं उनमें लेके दें, 100% फ्री ऑफ कास्ट। सर्जरी 100% फ्री ऑफ कास्ट हो रही है, कोई सामान नहीं मंगवाया जाता किसी से बाहर से। पहले, अब हमारा एक थिएटर चलता था जब मैं आया था, मैंने 4 थिएटर चलाए हैं। न्यूरो सर्जरी बच्चों की यहाँ पे हो रही है, न्यूरो सर्जरी हो रही है, ब्रेन सर्जरी भी आप कर हो रही है। न्यूरो सर्जन हमारे पास मौजूद है, फैसल फिरोज, और जो वही शंट जो बाहर 1 लाख रुपए में पड़ता है, हम फ्री ऑफ कास्ट डाल रहे हैं। यानी मकसद ये है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। मैं डॉक्टर थी, डॉक्टर आयशा, वो भी हमारे पास आई थी, ऑर्थोपेडिक्स से। हाँ जी, और वो बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेट जो कि बच्चों को लाखों रुपए दे के बाहर जाके करवाने पड़ते थे, फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है, यहाँ पे फंक्शनल है मुकम्मल फ्री ऑफ कास्ट। हमने इसका थिएटर, आई का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बच्चों की जो आंख है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और बड़ी ही सेंसिटिव होती है, उसकी छोटी सी भी इन्फेक्शन वो सारी उम्र नहीं संभाली जाती। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमें थिएटर, उनको मैंने अलहदा थिएटर बना के दिया उनके वार्ड में, वो उनका अलहदा थिएटर है। यहाँ फिर रोजाना की बेसिस पे जब भी इमरजेंसी आती है, अब उनको ये जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी होता है ना भुट्टो साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी उम्र में ही नजर वीक होती है, लेकिन वालिदैन को पता ही नहीं चल पाता, नहीं वो मजीद वीक हो जाती है। मोतिया होता है बच्चों का, छोटा मोतिया है, दूसरा काला मोतिया बच्चों में। यहाँ पे बच्चों के काले मोतिया का ऑपरेशन भी हुआ है इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। काम बहुत हो रहा है, जितना मैं हाईलाइट कर सकता हूँ मैं करता भी हूँ, और वो मीडिया मेरा जितना साथ देता है, वो हमारे बेहतरीन रिपोर्टर हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, बहुत साथ देते हैं, पूरा का पूरा मीडिया साथ देता है, बहुत ज़्यादा साथ देता है, और उसको हाईलाइट भी करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये मकसद ही होता है कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है और हम आप जाके तो करवा लें। तो पहले वो ही अस्पताल जहाँ पे 500 मरीज नहीं आता था, अब 2,500-3 हज़ार हमारी एवरेज है ओपीडी की, 400-500 हमारा एडमिशन है इमरजेंसी का, यानी ये। अच्छा भुट्टो साहब, एवरेज अगर देखा जाए किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं? कॉमन डिजीज क्या है? मेनली कॉमन डिजीज तो है मेडिसिन सर्जरी की, मेनली मेडिसिन, बाकी आई के भी पूरे के पूरे वार्ड भरे, मैंने तो कोई वार्ड खाली कभी नहीं देखा। अच्छा भुट्टो साहब, इंक्यूबेटर्स हैं आपके पास? इंक्यूबेटर्स हमारे पास बेस्ट नर्सरी है इस वक्त, 70 बच्चों के लिए, बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको इंक्यूबेटर, उनके वेंटिलेटर्स हमारे पास, बच्चों के वेंटिलेटर्स ज़्यादा हैं, जिसको NICU हम बोलते हैं ना, NICU बोलते हैं जो न्यूनेट्स का, जो 28 दिन से कम बच्चे हैं। हमारे पास 2 न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सलमान हैं जो हेड करते हैं, डॉक्टर अदील हैं, उनके साथ पूरी टीम है जो नर्सरी को देखती है 28 दिन से कम बच्चों को, वो अलहदा उनका पूरा सेटअप अलहदा है। सर्जरी का हमारा ICU अलहदा है, मेडिसिन का ICU अलहदा है, कार्डियोलॉजी का ICU अलहदा है। ICU की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वेंटिलेटर्स बेड पड़े हुए हैं और वो फंक्शनल है वेंटिलेटर्स। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यूनिट है, वो पूरे का पूरा काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों में हमने सीलिक डिजीज़ पे वॉक भी की थी, ये जो गंदम से एलर्जी थी, इसकी बीमारी का पता नहीं था पहले किसी को। ये हमारी डॉक्टर नगीना शहजादी हैं, उन्होंने ये सारा ये किया, ये उसका डायग्नोज किए बच्चे। तो वो अब मेरा ख्याल है कि वो बता रही थी कि 100 में से 1 बच्चा सीलिक डिजीज़ का निकलता, एवरेज जो है इसकी। तो मैंने तो उन्हें भी कहा था कि एक दफ़ा आप जाएं और जाके तो एक दफ़ा ना अपना सारा जो बताएं लोगों को कि क्या क्या एहतियात कर सकते हैं। अब देखें ना, सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट खा के अगर बच्चा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके पूरी उम्र अपनी, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा भुट्टो साहब, बच्चों की अवेयरनेस के लिए भी कि कोई सेमिनार का इनकाद हॉस्पिटल के अंदर हम तो करते रहते हैं। हमने तो जेनेटिक्स पे किया, बाहर से टीम आई हुई थी,
ये हॉलैंड से, एक हॉलैंड का डॉक्टर था, एक इंग्लैंड का डॉक्टर था, रादर के, बल्कि वो ना एटॉमिक एनर्जी के डॉक्टर थे। तो ये निप जी में आए तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की, मैंने कहा जी हमारे शाहिद चिल्ड्रन, मसूद साहब हैं उधर हाँ डायरेक्टर। मैंने कहा जी हमारे शायद साहब से पूछिएगा, मैंने कहा जी हमारे पास लेके आए। कहते नहीं जी वो क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्क है तो हम इसको नहीं लेके आ सकते। हाँ वहाँ पे मैंने कहा कि सिक्योरिटी बहुत तो इस चीज ज़ाहिर है को थोड़ा सा तो फासला है, तो सिक्योरिटी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आपके पास है, ले आए तो वो नहीं। फिर मैंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मैंने कहीं ऊपर EHP लेवल से मैंने उस आर्मी के कर्नल से बात करवाई। वो फिर कर्नल साहब माने कि ठीक है मैं अपनी निगरानी में लेके आया। तो फिर वो आए और वो डॉक्टर हिना आयशा हमारे साथ थी उस वक्त, हमने बुलाया, वो हमारी जो अभी जो डीन हुई है हमारी, तो उन्होंने देखा वो जेनेटिक्स पे था काम उनका सारा, तो वो पूरे दिन का सेमिनार था, वो बड़े खुश हुए, पूरा दिन हमारे पास रहे। फिर उसके बाद ये जो सीलिक डिजीज़ पे वॉक्स हुई हैं हमारी, ये जितने भी जो भी जब भी कोई दिन आता है, गुर्दों का दिन आया या कुछ किसी किस्म का जिस तरह से दिन, हम वॉक्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, लोगों को बुलाते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि फैसलाबाद के लोगों में कोई ऐसा बच्चा अल्लाह ना करे जो बीमार हो और जिसको सहूलत ना मिले वो रह ना जाए। ये नहीं हम अब ये नहीं कर सकते आपके को बच्चा सिवाय कार्डियक सर्जरी के, मैं बता रहा हूँ कि वो क्योंकि लंबा प्रोसीजर है, अभी वो मेरे बस में नहीं है। कार्डियक सर्जरी के अलावा कोई बच्चा हम शिफ्ट नहीं करते कि जी इसको लाहौर ले जाएं। इन फ्यूचर कार्डिक सर्जरी के हवाले से भी कोई डेफिनेटली आएगा, फेज 2 जो है इसमें है ये सर। उसमें क्या क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या चीजें इंस्टॉल करने की सारी सर्जरी, वो पूरा कार्डियक सर्जरी, जो सर्जरी के बाईपास सर्जरी, उसकी जो PDA की सर्जरी है, ये सारी, ये जो वेंटिकुलर सर्जरी सारी। अच्छा बहुत सारे भुट्टो साहब बच्चे होते हैं ना, तकरीबन 1 साल पहले हमने एक बच्ची थी जैनब नाम की, उसके लिए कैंपेन भी चलाई थी, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा उनको करके दिया था उसके वालिद को, कि उसकी ऑपरेट जो उसका दिल में सुराख थे और ऑपरेट जो फैसलाबाद से या पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा था, इंडियन डॉक्टर्स ने जो है वो उसका बेड़ा उठाया और उसको इंडिया लेके गए। जी जी। जो खर्चा अच्छा वहाँ उन्होंने पहले इकट्ठा था, किया। अब पाकिस्तान में अब डॉक्टर्स हैं जो सारी सर्जरी ये कर रहे हैं, कार्डियक सर्जरी ना। असल में जो धोखा हुआ मैं वो बताना चाह रहा था कि यहाँ के डॉक्टर्स ने देख के जवाब दे दिया। उन्होंने कहा था कि ये बच्ची ठीक नहीं हो पाएगी। अच्छा। लेकिन इंडियन डॉक्टर्स ने कहा आप इतनी अमाउंट ले आए, बच्चे का ऑपरेट हो जाएगा। वो अमाउंट लेके इंडिया चला गया, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे जाके भी बच्ची जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। उससे ये नतीजा अखज हुआ कि इंडियन डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ पैसे को कमाने के लिए उनको यहां से वहां बुला लिया। यानी कितनी बुरी चीज है कि बस ये लालच जो है ना, जब ये लालच आ जाता है ना दिल में, तो फिर कोई बंदा जो है ना वो, मैं तो खुशकिस्मत हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जिसने आज तक अस्पताल में किसी को कहा हो कि आप मेरे प्राइवेट अस्पताल में आइए, प्राइवेट क्लिनिक। ये लोग खुद चले, जाहिर है प्राइवेट क्लिनिक सब डॉक्टर चलाते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी किसी से सुना ये। मैं और दिल जान से वो काम कर रहे हैं। और हमारी डॉक्टर्स की कंपिटेंस पे कोई शक भी नहीं, कोई शक नहीं, कतई तौर पे कोई शक नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर उमैर है मेरे, उमैर एक था, उमैर बिरक न्यूरो फिजिशियन है। जिस दिन उनका आउट, एक दिन मैंने 4 बजे के करीब मैं ऑफिस से निकला तो मैंने कहा कि आज ये रश काफ़ी है। कहते जी डॉक्टर उमैर, जब शुरू में आया था कि जी डॉक्टर उमैर बिरक का आउटडोर है। मैं क्या होता कि मकसद, कहता ही इज़ न्यूरो फिजिशियन। तो कहते हैं कि जी जिधर उमैर बिरक का आउटडोर होंगे ना, फोटा बास तक तो लोग आते हैं। अरे क्या बात। और वो जितने भी बंदे आते हैं, 200 हों, 300 हों, 400 हों, और उसने वो 1 मिनट नहीं लगाना, उसने पूरे का पूरा असेस करना। 5 बज जाए, 6 बज जाए, उसने ये देख के जाना है। फिर अच्छा, मैंने ये भी अल्लाह की अता होती है किसी किसी डॉक्टर। फिर मैंने उसी दिन ऑर्डर पास कर दिए। मैंने कहा जब जिस दिन डॉक्टर उमैर बिरक का OPD होगा, उस वक्त तक डिस्पेंसरी जो OPD हमारी जो दवाइयाँ देती है OPD की, वो बंद नहीं होगी जब तक उमैर बिरक अपना OPD बंद करके न चला जाए। क्या बात। तो अभी वो ऐसे चल रहा है काम। और हैं बेशुमार डॉक्टर हैं जो ICU में काम कर रहे हैं। उस्मान रशीद हैं, उस्मान रशीद, यानी ये पहले जब हमारे पास एंजियोग्राफी मशीन नहीं थी तो इसने 8-10 बच्चे तैयार करने जिनका ऑपरेशन होना था, और उनको लेके खुद अपनी वैगन पे बिठाना, साथ लेके मुल्तान या लाहौर चले जाना, वहाँ जाके लोगों की मिन्नतें करनी प्रोफेसर्स की करके, तो उनका अपना ये बच्चों का कारवा गया ना। ज़ाहिर है
उसके ना भी लेके जाता तो वो उसको कौन सा उसने कौन से पैसे लेने थे। वो तो पहले बेचारे गरीब। एक बल्कि एक दफ़ा कुछ 10 बंदों का ना ग्रुप लेके गया, तो आए ना, तो उन्होंने वो मुझे मिलाने के लिए लाया कि सर ये बच्चे आए हैं। तो उन्होंने ना वो कोई कहना तो नहीं चाहिए जी, थोड़ी थोड़ी सी ना मिठाई उठाई हुई कि जी ये हम आपके लिए लेके आए। क्या तो बात फिर हम सब ने मिल के खाई वो, लेकिन उसका वो लेकिन उस मिठाई में जो खलूस था ना, डेफिनेट है कि जो प्यार था, कि उसका जायका और कहीं नहीं हमें खुशी इतनी है कि जो है ना हमारे बच्चे देखें जी, ये चल नहीं सकता था, चलता था नीला हो जाता था, अब ये दौड़ रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है। कितने खुश होंगे ना उनके बाद। हनान साहब मैं सही बता रहा हूँ कि ये वाकया ही, ये अगर इस शोबे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये वाकई जन्नत वाला शोबा। और जन्नत कमाना बड़ी आसान हो जाती है फिर बड़ी, कोई शक नहीं इसमें। और खिदमत खल्क जो है वो करने से अल्लाह ताला जितना राजी होता है, मेरा ख्याल है, वो कहते हैं ना कि ज़कात हर शख्स देता है और मदद हर कोई करता है, लेकिन उस तरह से करनी चाहिए जिससे दूसरे की बुराई हो सके, और उससे अल्लाह ताला जो है वो राजी होता है। तो बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब आज के शो में आने के लिए आपका। खिजर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन है जो आपने आज दी, और लोगों ने वो सुनी भी होगी और उससे मुस्तफीद हम भी हुए, वो भी हुए होंगे। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप दोनों का आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, अगर मुल्क पाकिस्तान के कारोबार की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू की जाए तो जो फैसलाबाद है इसको कारोबार की हब समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और मजदूर तबका लोग जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और मुल्क की मैशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है फैसलाबाद। और टेक्सटाइल सेक्टर्स के हवाले से अगर बात करें, एक्सपोर्ट्स में तो काफ़ी बेहतरी आ रही है कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद, और ऑर्डर्स इस हद तक बढ़ चुके हैं एक्सपोर्ट के हवाले से कि एक्सपोर्टर्स के पास कपास जो है वो उसकी कमी आ रही है अब, कि उनके पास ऑर्डर्स ज्यादा हैं लेकिन माल बनाने के लिए कम मौजूद है, और इस वजह से अब बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना भी करना पड़ा है। लेकिन इससे हटके अगर गुफ्तगू की जाए छोटी इंडस्ट्री के हवाले से, एक छोटा ताजर जो होता है जिसके पास 5 से 10 या 20 वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसकी वजह यह कि उनके पास ना तो इन्वेस्टमेंट इतनी थी कि कोरोना के 6 माह जो कारोबार बंद रहा उसमें घरों में के अंदर उन्होंने पैसे खर्च लिए जो खर्चने थे, उसके बाद इंडस्ट्री को चलाने के लिए इनकम उनके पास जनरेट नहीं हो पाई, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट छोटी इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको अब बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनकी तरफ से ये गुजारिशात भी की गई थी कि गवर्नमेंट बिना इंटरेस्ट के छोटे कर्जा जात उनको फराम करे, ताकि वो कारोबार का पहिया जो रुका हुआ है, जो जमा हुआ है, मुंजमद है इस वक्त, उसे दोबारा चला सकें। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ मुनीर अहमद मौजूद हैं जो कि स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के एक्स चेयरमैन भी हैं, और उनके साथ साथ मियां उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान रिफत। उनके वाले से भी बताता चलूं कि स्टैंडिंग कमेटी के एक्स वाइस चेयरमैन है एफसीसीआई के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा मुनीर की तरफ चलूं और मौजूदा सूरत हाल जो कारोबार की चल रही है उस हवाले से इनके साथ गुफ्तगू की जाए। मुनीर, क्या कहेंगे? बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो फिर कहीं ना कहीं बच जाता है, और एक्सपोर्ट्स भी अब काफी हद तक बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन इनसाइड कंट्री जिन्होंने बिजनेस करना है, छोटी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और ये कहा जाता है कि आफ्टर शॉक्स, जो जिस तरह अर्थक्विक के जो जल्जले के आफ्टर शॉक्स होते हैं, उसी तरह कोरोना के लॉकडाउन के भी कुछ आफ्टर शॉक्स हैं, और वो झटके बार बार लग रहे हैं उनको। कारोबार नहीं उस तरह से स्टैंड हो पा रहा जैसे होना चाहिए था। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी हनान, लास्ट टाइम भी हम सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो इन्हीं ताजरों के लिए ही जो है वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हमने स्टेट बैंक से भी ऑलरेडी मीटिंग्स हुई हैं हमारे चैम्बर्स की, और इसके ऊपर हम जो है वो एसएमई इन्वॉल्व किया हुआ है, एसएमई बैंक बना हुआ है इसके लिए, और प्रॉपर लोन वगैरह दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने फॉर्म दिए हैं, जिन्होंने उसके ऊपर वर्क किया हुआ है, उसी को लोन मिलेगा ना। तो जिन्होंने नहीं किया वो डेफिनेटली उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, किस तरह की मुश्किलात है जो आपको सामना करना पड़ा कोरोना के दिनों में? क्योंकि लॉकडाउन रहा, और लॉकडाउन के बाद दोबारा इंडस्ट्री को, वो कहते हैं ना, रुकी गाड़ी को धक्का लगा के दोबारा स्टार्ट करने में काफी मुश्किल पेश आती है, और उसके लिए किसी ना किसी की हेल्प भी चाहिए होती है पुश करने के लिए। तो आपको गवर्नमेंट की लोन के अलावा किस तरह की टैक्स रिलैक्सेशन में किस तरह की हेल्प चाहिए होगी?
सर डेफिनेटली अभी तक तो अब अगर देखा जाए लोन के हवाले से या ताजर के हवाले से मार्केट के अंदर जो फ्लो बना हुआ है आजकल आप देख रहे हैं कि जो छोटे ताजर हैं उनकी शॉप्स गिराई जा रही हैं। सबसे पहले ये तो सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेटली वो गवर्नमेंट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्ट नोटिस देना चाहिए था। प्रॉपर उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। पहले आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम्स थे, किसी ने भी अपने अमाउंट नहीं रखी हुई थी घरों के अंदर इतनी ज्यादा। ये इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन घंटा करके 8 बाजारों में खासतौर पे गोल में किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और गोल के साथ साथ मंदिर गली, जामिया गली, वहां पे जो खोखे लगाए गए थे, वो कहने को तो खोखे हैं लेकिन 2-2 करोड़ उनकी कीमत थी और बहुत सारे लोग उससे मुंसलिक थे। इशू ये आ रहा था कि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो जगह मौजूद है उसको हटाया जा रहा है। अब जैसे रमजान मिर्जा हमारे रिपोर्टर हैं और PHA और इसके साथ साथ जो इंतजामिया की भीड़ से उनको कवर वही करते हैं, वो बता रहे थे कि घंटाघर के 8 बाजार हैं, उनके 16 गोल है। 16 गोलों के साथ साथ कुछ ना कुछ पार्किंग के लिए जगह भी मुख्तस की गई थी, लेकिन वो 1965 के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और वहां पे लोग काबुज हो गए। अब उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो मेरा ख्याल है उसमें उनकी गलती तो नहीं होगी। उस पर जो रजिस्ट्री हुई है अगर तो वो वैलिड है, गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से दी गई है, तो फिर तो बनता है उनका कि वो हक की और सच की आवाज उठाएं। लेकिन अगर कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास, कोई जगह किससे खरीदी, कहां से आई, किसको पैसे दिए, किसने रजिस्ट्री की, कोई प्रूफ ही नहीं है, अगर वहां से फिर वो इंतजामिया हटाएगी तो मेरा ख्याल वो अपनी जगह पे जायज है। लेकिन अल्टीमेटली मसला ये है कि कारोबार जो है उसको दोबारा बिल्ड हमने किस तरह से करना है। मैशियत की हब अगर फैसलाबाद को समझा जाता है तो मैशियत को मजबूत किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर करना है। जितनी कमजोर हुई है उतना मजबूत भी करना होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट का कैसा सहारा आपको चाहिए, इस हवाले से बताइए। हनान, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले कि ये जो हमारे छोटे ताजर है, ऑलरेडी आपको पता है कि वीविंग यूनिट्स वाले थे जो उनका हाल हुआ है लास्ट टाइम, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू करते हैं उनके ऊपर टैक्स फ्री कर देना चाहिए पहले गवर्नमेंट को। क्योंकि इनकी आप ये देखें कि टैक्स आप ऑलरेडी जो अच्छे एक्सपोर्टर है या ऑलरेडी आपका टैक्स पेड हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल रहा है। आई थिंक $80 मिलियन जो है वो एक्सपोर्ट की मद में आपके पास पड़ा हुआ है। और आप सबसे पहले रिफंड जो है, ऑलरेडी जो रिफंड है वो रिबेट की सूरत में आप रिफंड देना शुरू करें और एक्सपोर्ट आपकी बेहतर होगी और बहुत सारे लोगों को नया रोजगार भी मिलेगा। उस्मान रिफत भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। उस्मान, आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव फौरी तौर पे लेने चाहिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और इसके साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए? जी अनान साहब, बात ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर आपको पता है इतने ज़्यादा हमारे पास आ चुके हैं कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री है, हमारी टेक्सटाइल की रिलेटेड लगा लें, आप हॉजरी की लगा लें, तो ये है कि हमें जो टैक्सेस कम से कम होने चाहिए। और दूसरी बात जो रिफंड है, जो रिफंड की वजह से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को जो उनके जो है एक्सपेंस वगैरह अरबों रुपए के जो रिफंड रुके हुए हैं उनको जो ये रिफंड जारी किए जाएँ ताकि एक्सपोर्टर जो है वो जल्द और जल्द अपना जो है वो अपने जो है ऑर्डर्स वगैरह जो है वो अपने बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। और दूसरा मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी महंगाई है इस टाइम सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए चैलेंज जो है, अवाम जो इस टाइम पिस रही है, जो एक गरीब तबका है वो पिस के रह गया, 2 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल हो गई है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, हमारा GDP देख लें आप, मतलब पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अब देख लें हमारा GDP जो है वो अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सबसे कम है। इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही है और GDP हमारा उस तरीके से नहीं बढ़ा। लास्ट में कोविड की वजह से माइनस में चले गया था, अब कुछ बेहतर तो हुआ है, लेकिन ये है कि हमें मजीद हमारी जो पॉलिसीज हैं, अभी IMF ने जो अभी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने बता रहे थे वो जो कि हमारी अभी आने वाला जो ये साल जो इसमें महंगाई मजीद बढ़ेगी, ठीक है, मोर देन 10% पे चले जाएगी। और नेक्स्ट ईयर जो है वो जो बता रहे हैं IMF वाले, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मे बी 8% तक ये आ जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि लोग जितने हैं छोटे तबके के जो है बिजनेसमैन हैं या बिग बिजनेसमैन है, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करना चाहिए। ठीक है, हम समझते हैं कि वो मेजर्स ऐसे हार्ड मेजर्स लेने पड़ते हैं जिनके इफेक्ट लॉन्ग टाइम आएंगे, लेकिन ऐसे भी हार्ड मेजर्स हम लें ना लें जिसकी वजह से लोगों को चलना मुश्किल हो जाए। ठीक। अच्छा उस्मान साहब, आपका अपना बिजनेस भी है, इस हवाले से बताइएगा, जो बिजली महंगी की गई है इससे कितनी मुश्किलात आ रही हैं? क्योंकि एंड प्रोडक्ट जब किसी एक्सपोर्टर, कोई भी एक्सपोर्टर है, किसी प्रोडक्ट को बनाता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उसमें 2 चीजें देखनी होती हैं जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। वो 2 चीजें क्या होती हैं?
पहले तो आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसे इतना बेहतर रखना और इतना रिफाइन रखना होता है कि दूसरे मुल्कों की प्रोडक्ट जो वहां पे मौजूद हो उसमें से डोमिनेट करे वो। दूसरा, उसको चिपर कॉस्ट पे रखना होता है, क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट आपको कम कीमत पे किसी दूसरे मुल्क से मिल रहा हुआ तो जो बायर होगा उसने तो वहीं से उसे खरीदना है। डेफिनेटली। अब एंड प्रोडक्ट जो बनाया जाता है, बिजली को महंगे होने की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट उसकी पड़ती है वो महंगी हो जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जब वो जाएगी तो वो महंगी होगी अल्टीमेटली। यही वजह है कि बांग्लादेश जैसे मुल्क हमसे सबकत ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो लास्ट गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट पर वो एक दूसरे पर जो तनकीद बराए तनकीद की जाती है कि वो जो उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए थे वो कॉस्टली थे, और ये वो हम कहते हैं कि ऐसे उनको लिए जाएं, तवानाई के नए से नए जो है ना तरीकाकार उनको जो है अब करना चाहिए। जैसे मैं रिसेंटली ये लास्ट 2 ईयर बिफोर मैं थाईलैंड गया हूँ, तो वहाँ पे बायोगैस और डीजल जो अपने जो अब कूड़ा क्रिकेट है इससे इसको बाकायदा यूटिलाइज करके, डॉक्टर मेहता थे वहाँ साइंसदान जिन्होंने ये दरियाफ्त किया था कि अब कूड़ा क्रिकेट से जो डीजल, मैंने वहाँ प्लांट विजिट किया सारा। तो हम चाहते हैं कि हमारी इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं तवानाई के लिए वो बनाने चाहिए, जिससे हमारा जो कूड़ा क्रिकेट बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारा, जिसकी वजह से हमारी जो ये जो है हमारी पॉपुलेशन जो है पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन भी कम होगी। इसके लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलके कोई कोलैबोरेशन के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जिससे जितना भी कूड़ा क्रिकेट है और जो डंप साइट्स हैं वहां पे जाके इसे यूटिलाइज कर सकें। साइंस कुछ इस तरह से इसकी होती है कि इसके जरिए मीथेन गैस प्रोड्यूस की जाती है, जो अल्टीमेटली फिर आपके जनरेटर्स या फिर बिजली को चलाने के लिए जो है वो खास तौर पे एक एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करती है, और बहुत सारे लोग इससे मुस्तफिद हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पे आ जाती है कि हमारे यहाँ जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स होती है ना, वो ही नहीं खत्म की जाती। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जब तक आपको पूरा नहीं मिलेगा तब तक इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते हैं। ये पिरामिड्स ऑफ लाइफ है, यानी ये ट्रायंगल है। जब तक एक ट्रायंगल पूरा नहीं होगा दूसरे में आप ऑर्बिट में दाखिल नहीं हो पाएंगे, एंटर नहीं हो सकते। तो हमारे यहाँ हर शख्स को यही होता है कि पहले रोटी पूरी कर ली जाए, कपड़ा पहन लिया जाए और मकान अपनाओ। बेसिक नीड्स, यही बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही, वो किस तरह से बाहर जाएंगे? 72 साल में हम यही नहीं पूरी कर सके। अब देखिए हमारी बदकिस्मती क्या है। बिल्कुल 72 साल के अंदर रोटी, कपड़ा, जो जरूरियातें हमारी जिंदगी की है, हम वही पूरी नहीं कर सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जरूरियात की जहां पे बात आती है पूरी करने की, तो इसमें रोल गवर्नमेंट ने प्ले करना होता है। कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ आवाम को, माशरे को, आपने दौर को अपने को बेहतर करना हो तो उसमें महंगाई में कमी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। महंगाई के ऊपर आप क्या कहेंगे उस्मान साहब? सर, महंगाई के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस टाइम दिन ब दिन आए रोज महंगाई हमारी बढ़ रही है और आवाम जो है वो इंतहाई मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और स्पेशली जो लोअर तबका है वो दो वक्त की रोटियों के लिए मुश्किल हो गई है। तो इसके लिए देखें कि इनको, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे हमारी जो है, देखें अब हमारा करंट अकाउंट सारा जो है, करंट अकाउंट सारा जो हमारा था $20 बिलियन था, वो $20 बिलियन से कम हो के वो $3 बिलियन पे आ गया। तो ये एक खुशाइन चीज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो महंगाई डेफिनेटली कम होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खसारा कम हुआ है उस तरीके से महंगाई हमारी कम नहीं हो रही। हमें चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और इंपोर्ट हमारी कम से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे सूरत बिल्कुल इसके बरक्स है। बिल्कुल अच्छा, वैसे वैल्यू एडिट का काम हमारे मुल्क में बहुत कम किया जाता है, वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन किस तरह से होती है कि आप जैसे एक कपड़ा तैयार कर रहे हैं तो उसकी सिलाई करके पूरा सूट बना के तो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो काम हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए। दूसरा, हमारा एग्रीकल्चर पोटेंशियल बहुत है हमारे मुल्क जैसा आम कहीं और नहीं मिलेगा, हमारे मुल्क जैसा संतरा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट फ्रूट को एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उसको उसमें वैल्यू एडिशन कर दी जाए, जैम्स उसके अच्छे अच्छे बनाए जाएं, स्लरीज बनाए जाएं, जूसेस बनाए जाएं, हमारे मुल्क से ही खरीद के वो जूस तैयार करते हैं और इंपोर्टेड स्टैंप लगा के ना उसके बिल्कुल ऐसे वो वापस हमारे मुल्क में बेचते हैं और हम डबल से ट्रिपल कीमत में दे रहे हैं। हमारा राइस देखें, हमारा राइस जो है पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा उसको एक मेयार है। यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से स्टैंप लग के मेड बाय इंडिया और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा होता, री एक्सपोर्ट होता वहां से। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह सब्जियां या जो एग्रीकल्चर जो लोग हैं उनको सपोर्ट की जाए, ठीक है, ये नहीं कि उनको डिस्करेज किया जाए, उनको चाहिए कि उनको सपोर्ट करके कम से कम टैक्स लगा के उनको सब्सिडिएट किया जाए ताकि वो लोग जो है जिसकी वजह से महंगाई हमारी कम हो सके। दूसरी बात, अब देखें यहाँ पे आप अगर बात करें, आप जो हमारी ये जो हमारी बढ़ रही है बेरोजगारी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अभी आप देखें कि मोर देन 4% हमारी बेरोजगारी आ चुकी है, जो भी IMF की जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल ये 5% से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में
ज़्यादा लोग जो बेरोज़गारी किस वजह से ज़्यादा होती है, जब आप सिर्फ आप रोज़गार ढूंढने के लिए निकलते हैं, आप ये नहीं देख के आप बिजनेस, हमारी इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, हमें उस पर वर्क करना चाहिए। हमें अपने नौजवानों को जो बिला सूद, हमें जो है सूद के बगैर जो है ना कर्जा देना चाहिए, कम से कम मार्केट पे कर्जा देना चाहिए, ताकि वो अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि जिस इस तरह बहुत सही देखें, नौकरियां जो हैं कितनी आप दे सकते हैं, ठीक है, तो हमें लोगों को इस तरफ लाना चाहिए, अपना बिजनेस की तरफ दें, ताकि छोटा सा बिजनेस करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करेंगे। तो मैं हमारे यहाँ बिजनेस कम और मुलाजमत पेशा लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब उससे मसला क्या पेश आता है, पिछले दिनों गैलप का एक सर्वे भी कोरोना वायरस के दिनों में आया था, उसका मुताबिक ये उनका कहना था कि लाखों लोग यानी 20 लाख से जायद लोगों ने कोरोना वायरस के दिनों में अपने घरों का सामान बेच के अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा किया। ये कितना तड़पा देने वाली चीज है कि एक शख्स जिसको अपनी गाड़ी बहुत प्यारी होगी, वो गाड़ी बेच के अपने घर का राशन डाल रहा होगा। एक शख्स जिसका घर में एसी में सुकून से सो रहा होगा, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा, एसी बेच के वो अपने घर का खाना पूरा कर रहा होगा। क्या कहेंगे मुनीर साहब? जी, मिडिल मैन है ये जो है ना, जो तकलीफ में हो रहे हैं, ये मिडिल मैन है। देखिए ना, गरीब बंदे को कोई ऐसा नहीं है, वो तो मांग लेता है, वो हाथ फैला लेता है, चीज कर लेता है। जो मिडिल मैन है वो क्या करे, मुझे बताएं, कहां पे जाए, किस तरह से जाए, कैसे गए वो? अच्छा, कुछ सफेद पोस्ट भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं सर जो कह नहीं सकते, उनको शर्मिंदगी होती है कि अगर हम कहेंगे तो पता नहीं अगला बंदा क्या सोचेगा, सारी उम्र इज्जत से काटी। डेफिनेटली। और अब जाके अगर देखिए बेनिफिट्स तो फिर उन्हीं को हुआ ना जिनके पास सरमाया था, उनको डिस्काउंट भी मिले, प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिस्काउंट लग गए। बात यहाँ पे आ जाके ये रह जाती है, एक ऐसा शख्स जिसके पास कुछ नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? अब एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया जाता है। एहसास प्रोग्राम से कितने लोगों को नवाज सकते हैं? जो ऐसे लोग भी देखे हमने कि एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे लेने सिर्फ इसलिए नहीं गए, वहां पे जाएंगे सभी लोग होंगे, हम तो सफेद पोश हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि ये पैसे लेने आए हैं। तो ये चीजें जो है ना, इस पे फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए। सर गवर्नमेंट आप ये देखेंगे 6,000 8,000 सैलरी थोड़ी ना, 17,500 गवर्नमेंट ने एक अमाउंट है, उसके ऊपर भी आप देखें 12,000 राउंड बोर्ड जो है वो तकरीबन घर के जो एक्सपेंसेस हैं जिसके अंदर उससे भी नहीं पूरे होते। नहीं ना, सिर्फ रोटी वगैरह आप कह लें कि रोटी वगैरह पूरी हो जाएगी, लेकिन आगे बिजली है, पानी है, गैस है, बच्चों की फीसें हैं, यही ना चीजें हैं। अब एक एवरेज निकाल लें, एवरेज निकाल लें कि एक शख्स जो 2 बच्चों के साथ और एक बीवी के साथ अपने एक घर में रहता है, जो गरीब शख्स है जिसका घर भी अपना नहीं है, उसका कितना, एक नॉर्मल से नॉर्मल 2.5 मरले का भी आप मकान ले लें, मरले का भी ले लें तो उसका भी 8 से 10 हजार रेंट तो लाजमी होगा। 10 हजार वो जाता है, बिजली का खर्च उसका 5 से 7 हजार कहीं नहीं गया, 17 हजार हो गया। रोजाना 500 रुपए की भी हंडिया वो बनाता हो जो 2 वक्त चलती हो, 4 लोगों ने 500 रुपए में खाना खाना हो, तो वो भी आप महीने का लगा ले 15,000 रुपया वो बनता है। 17 और 15 ये तकरीबन 32,000 के करीब जो है वो अमाउंट बनती है। तो एक शख्स किस तरह से अपना गुजर बसर करेगा? ये वो है जो इन जरूरी सेहत की अकोमोडेशन से हटके, कपड़ों की अकोमोडेशन से हटके और दीगर चीजों से हटके, गैस के बिल भी अगर इसमें डाल दिया जाए 2-3 हजार 35,000 के करीब पहुंच जाता है। तो ये वो बेसिक नीड्स हैं जो 35,000 हर घर वाले को, हर शख्स को लाजमी तौर पे चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब है, गुजर बसर करने के लिए उसे लाजमी ये पैसे चाहिए हो। और दूध का भी फिर बच्चों का होता है, फिर बच्चों की तालीम का, ठीक है, बच्चों की किताबों का, और इसके अलावा बहुत सारी जरूरियात होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकते और अभी कर भी नहीं रहे। इसके बावजूद भी एक शख्स है जो किस तरह से चलाए, दिहाड़ीदार बंदा जो 700 रुपए अपनी दिहाड़ी लेके जाता है रात को घर, वो किस तरह से गुजर बसर करता है। इमरान खान साहब कभी आके उसके घर में 2 दिन, ज्यादा नहीं 1 दिन ही चले, गुजार के देख लें वो किस तरह से जाता है। और खून पसीना उसका तपती धूप में खून पसीना एक हुआ होता है और किस तरह से कमा के वो लाता है घर में, और इसके बावजूद भी उसके घर की कमाई जो है वो पूरी नहीं हो पाती, चीजें एशिया खुरोनोश वो खरीद नहीं पाता। तो किस तरह से अपना घर का गुजर बसर कर रहे हैं, हमारी समझ से बाला तारे। क्या ये है वो रियासत मदीना? इमरान खान साहब, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो जरूर इस चीज पे नोटिस लीजिएगा और गरीबों के लिए कुछ करें। अभी आपके पास वक्त है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेडर हैं, ताजर हैं,
मजीद गुफ्तगू इनके साथ करते हैं। मुनीर, क्या कहेंगे आप, छोटी इंडस्ट्री को किस तरह से बहाल किया जा सकता है? इसमें भी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी क्वालिटी अगर इन्हेंस हो तो लोग ऑटोमेटिकली उसे परचेज करेंगे, लाइक करेंगे, और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स भी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनका ध्यान भी पाकिस्तान की तरफ आएगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हनान, मैं जैसे ब्रेक पे आपको बता रहा था कि हमारी जो इंडस्ट्री है, अगर मैन्युफैक्चर के अंदर हैंडमेड वाली चीज़ें हैं या हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, देन जैसे चाइना से कुछ शूज़ वगैरह या बच्चों के प्ले चीज़ें हो गई हैं, हम इस मटेरियल को ही अगर प्रॉपर वे के अंदर डाइस के अंदर कंप्लीट मटेरियल डालें, तो आई थिंक हमारी इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, टॉयज़ हो गए या अदर चीज़ें हो गई, उससे ज़्यादा अच्छा हो। हाँ हाँ बिल्कुल, और उस टेक्नोलॉजी को लाया जाए जो Definitely. टेक्नोलॉजी उनको उन टॉयज के अंदर या दीगर चीजों के अंदर हो। सर पाकिस्तान कम नहीं है। अब ये देखें कि कोई भी काम होता है तो हम कहते हैं यार पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ा कैसे, ठीक है, हम हर चीज में आ गए हैं, लेकिन हमें पीछे सपोर्ट होनी चाहिए, बैक होनी चाहिए। बैक गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट की होती है ना, डेफिनेटली गवर्नमेंट, जैसे टाइगर फोर्स बड़ा अच्छा इमरान खान साहब ने किया है। अब जो देखे, अब इमरान खान ने आके नहीं करना, टाइगर फोर्स है ये, इसके अलावा बाकी जो चीजें बनाई हो इन्हीं चीजों के लिए है। अच्छा, वैसे इस इसकी सवाल निशानदेही करें। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा, उस्मान साहब इस चीज को बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। इंपोर्ट जब की जाती है, जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल होता है। अब उन मशीनरीज के इंपोर्ट पे भी अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो टैक्स अगर आपको पे करते हैं, बहुत सारे जोन ऐसे होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि इस मामले में टैक्स फ्री होती हैं, और अगर आप टैक्स इतना ज्यादा देंगे तो उसको लाने का फायदा ही और मकसद ही खत्म हो जाएगा। यानी एक पहले ही आप करोड़ों रुपए या लाखों रुपए किसी मशीनरी को लाने के लिए, एम्ब्रॉयडरी की मशीन के हवाले से बात कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर हमारा जो है वो भी आजकल काफी मसाइल से दो चार है, उनको भी करवाने, इंपोर्ट करवाने के लिए अच्छे खासा टैक्स जो है वो देना पड़ता है। जी, जो मशीनरी पे टैक्स देना पड़ता है, अब मौजूदा दौर में आपकी मैशियत को स्ट्रांग करने के लिए और बिजनेस को बहाल करने के लिए पाकिस्तान में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को कुछ टैक्स रिलीफ इसके ऊपर देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए अनान। बात यह है कि अगर हम जो हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, अगर हम उनको सहूलियात देंगे कि अगर वो बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं या हम ऐसी यहाँ पे सहूलियात देते हैं, तो क्या होगा, उससे हमारा बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा जो बिजनेस अपना ताजर जो है, जो अपना किरदार अदा कर सकता है मुल्क की मैशियत में, तो बेहतर से बेहतर कर सकता है। दूसरी मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता हमारे फ्री जोन बना है, यहाँ फैडमिक बना है, तो फैडमिक में काशिफ साहब बड़ा अच्छा वहाँ उस पर कर रहे हैं, बड़ा पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर। देखें वहाँ पे आपको 10 साल के लिए फ्री मिल रहा है। फिर कायद आजम अभी जो है कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई है, इमरान खान साहब करके गए हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं। देखिए हमें जहाँ पे तनकीद करने की जरूरत है वहाँ करनी चाहिए, जहाँ पे अच्छे तनकीद करने का मकसद किसी को डिमोरलाइज करना नहीं होता, बल्कि इन मसाइल को दुरुस्त करने के लिए उजागर करना होता है कि आपके देखें, आप जो आपके तवस्सुल से इतने लोगों को जो है उनके मसले मसाइल आप प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, जहाँ पे ताजर, जहाँ पे लोग आके अपने मसले मसाइल बताते हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए उस पर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए महंगाई के हवाले से आगे हम बात कर रहे थे कि हमारे डीसी साहिबान हैं, डीसी साहिबान को चाहिए जो लोग जो है आर्टिफिशियल जो महंगाई करते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है लोग, कम अज़ कम इन पे जो है इनको रेट्स करने चाहिए कि ये, ताकि इन पे कंट्रोल करना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक्शन तो लिया है, लेकिन कहते हैं बहुत लेट टाइम लिए इन्होंने एक्शन लिया है, किसके ऊपर, महंगाई के ऊपर। जैसे अब रिसेंटली आप देख रहे हैं कुछ दिनों से काफ़ी वो हिलजुल हुई है, लेकिन हमें चाहिए था, इमरान खान साहब को चाहिए था कि पहले इसके ऊपर एक्शन लेते ताकि महंगाई पे जल्द से जल्द काबू पाना चाहिए। और डीसी साहिबान से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने वो जो हमारी जो है रेट जो है, रेट कंट्रोल जो है मजिस्ट्रेट, वो अपना किरदार अदा करें ताकि आम लोगों को रिलीफ मिले। अभी जंग बाजार चले जाएं, वहां पे इतनी दर्जनों सैकड़ों रेडियां लगी होंगी, ठेले लगे होंगे, बिल्कुल ऐसे फ्रूट सेल कर रहे हैं लोग, सब्जियां सेल कर रहे हैं, लेकिन रेट लिस्ट आपको नजर नहीं आएगी। कोई रेट लिस्ट नहीं। अब रेट लिस्ट अगर वहां पे नहीं है, आपको किस तरह से पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या रेट आज निकाला है आमों का, क्या रेट निकाला है दीगर सब्जियों का? लोग अपनी मर्जी से वहां पे बेचते हुए नजर आते हैं, और इतने करप्ट दुकानदार होते हैं, उनको अगर रेट भाव करें वो कहते हैं भाई आगे से जाके ले लें। यही बात सर, आप ये देखें यहाँ पे मैं बड़ा हैरान हूँ, हालांकि मैं पीटीआई लवर भी हूँ, लेकिन बड़ा हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये देखें हमारे सिटी सरदार महबूब साहब हैं, मैं कल फेसबुक देख रहा था, उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी कि डीसी साहिबान को मुतवज्जा किया कि क्यों नहीं आप ये जो जाके जो हैं जो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं वहाँ जा क्यों नहीं रेड कर रहे। तो ये पहली दफ़ा देखा गया कि गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी तो बन नहीं रही,
ठीक है, डीसी साहिबान जो है वो अपना किरदार जिस तरह अदा करना चाहिए वैसे कर नहीं रहे। अच्छा, ये बात जुबान पे सब लोगों की आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट के साथ बन रही है, इसके पीछे वजह क्या है अब ये तो अल्लाह जाने, लेकिन मामला ऐसे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों उस्मान बुजदार जो कि वजीर आला पंजाब हैं, वो फैसलाबाद आए थे, उनको भी ब्यूरोक्रेसी ने मामू बना दिया था। वो किस तरह से कि एक सब्जी का ठेला लगाया गया इकबाल स्टेडियम में, और उनको आया, विजिट किया, बड़े अच्छे से देखे जी, बड़ा अच्छा है जी यहाँ पे, और ठेला लगाया गया तो लोगों के लिए लगाया गया ना, वहाँ पे चीजें आप बेचें भी लोगों के लिए। उस्मान बुजदार साहब जैसे ही गए, उसको ट्रक लोड किया और वो ले गए मस्जिद पे। यानी ये सिर्फ उनको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए था। एक वजीर आला हो, उसे पता हो कि उसे उसके साथ ऐसा किया गया, वो तो आड़े हाथों ले, इंतजामिया हो या उनके MP MNAs हो, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। और जब अवाम की भलाई के काम में डंडी मारी जाए तो फिर खिंचाई भी बनती है। क्या कहेंगे आप इस? बिल्कुल सही है सर। देखिए, अगर ये यहाँ पे देखिए एक्शन फोर्स बनाते हैं, यहाँ पे थिंक टैंक जैसे बनाने चाहिए, कम से कम जो इनको प्रॉपर गाइड करे, जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें देखा जाए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, हम लोग IMF के कहने पे टैक्सेस तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम सहूलियत नहीं दे रहे। गवर्नमेंट को सहूलियत भी देनी चाहिए। जैसे अभी अब देखें ना कि अभी हम तजावजात की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हम जो वो बर्बाद कर रहे हैं, सारी जो दुकानें जो हैं लोगों की, वो सब कुछ खत्म कर रहे हैं। बेरोजगारी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ताजर, वो बेचारे वो कहाँ जाएंगे, कैसे बिजनेस करेंगे। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं अनान भी, आपके बात बताना चाहता हूँ कि अनान साहब, इसमें यह कि देखें, एक तो वो लोग हैं जिनके, जो आपने खोखे बात की, जिनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन बेचारों के पास रजिस्ट्री मौजूद है, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया उन्होंने बाकायदा मलकीती है। अब जब तक उनको वो अनदर प्लेसेस नहीं देते कि आपको यहाँ पे प्लेस आपको देते हैं इसके एवज, इवन रजिस्ट्री है, तो तब तक उनको किस तरह मस्मार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे शहर फैसलाबाद के लिए फिक्री है कि हमें बगैर ताजर को नेक्स्ट उनको प्लेस दी बगैर उनको जब उनकी दुकानें मस्मार की जा रही हैं। बिल्कुल, तो आप अच्छी ठीक बात कह रहे हैं। अगर मौजूदा सूरत की बात की जाए तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगा, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि माहौल को आलूदा करने में अहम किरदार अदा कर रही है, चाहे उससे निकलने वाला वेस्ट वाटर हो या फिर उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं। फ़िज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद पाकिस्तान भर में नंबर 1 पे और दुनिया भर में तीसरे नंबर पे। और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतने गंदे एनवायरमेंटल पोल्यूटेड एरिया में हम जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और ये सांस लेने से यूं महसूस होगा फिर जैसे आप जहर अपने अंदर इनगल्फ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर सिस्टम ये आता है कि महकमा माहौलियात जब छापा मारने के लिए आता है तो चिमनियों के अंदर लगे फिल्टर्स जो होते हैं उनको पहले उतारा होता है, जब पता चलता है कि कोई छापा मारने आता है लगा दिया जाता है दोबारा। फिर इनके लिए कुछ फैंस होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, उनको बड़े एग्जॉस्ट को तब तक नहीं चलाया जाता क्योंकि बिजली की कंजप्शन होती है ना, जब तक किसी ने छापा मारने नहीं आना। हम यहाँ पे खुद कहाँ पे, ताजर कहाँ पे खड़े हैं? ताजरों को भी तो अपना कोई किरदार अदा करना चाहिए। जो ऐसे ताजर जो इस तरह का बुरा काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए जी, मेरा पैगाम यही होगा कि हमें अपना ये जो जहाँ हमारे यहीं इसी सोसाइटी में, इसी जो हमारे जो एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, बच्चे हमारे परवान चढ़ रहे हैं, बिल्कुल हमारे बच्चे भी हैं, जो लोग ये कर रहे हैं उनके लोग, उन लोगों के बच्चे भी हैं। तो उनको ये चाहिए कि अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, इन्वायरमेंट को फ्रेंडली करने के लिए उनको ये जो एग्जॉस्ट हैं, ये जो चीज़ें जिसकी वजह से पोल्यूशन कम से कम हो सकती हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। इन्वायरमेंट के जो है हमारे, उनके साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको साथ ऐसी हिकमत अमली करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन कम से कम हो सके। अवेयरनेस देने की अवेयरनेस देनी चाहिए। और अगर इनको अवेयरनेस हो, इनको पता चले कि इस फिजा में अगर गरीब का बच्चा सांस ले रहा है तो अमीर का बच्चा वही ले रहा है, बिल्कुल ऐसे सांस ले रहा है। तो ये एक कलेक्टिव कॉज है, कोई किसी इंडिविजुअल कॉज नहीं है, किसी के अकेले के फायदे की बात नहीं, ये बल्कि पूरे के पूरे शहर के फायदे की बात है। हम इसे साफ सुथरा बना सकते हैं। जो वेस्ट वाटर आप वहाँ से निकालते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लांट भी लगाया जा सकता है। अगर कोई शख्स करोड़ों कमा रहा है तो लाखों का कोई एक बार प्लांट लग जाएगा तो उससे नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। वो रात को चैन की नींद सो पाएगा, उसे एक खौफ, एक खुमार सर पे नहीं होगा कि शायद मैं ज्यादती कर रहा हूँ। तो इस खौफ के साथ जब वो रात सोता है तो नींद नहीं आती। करोड़ों रुपए पास होते हैं लेकिन नींद नहीं आती। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हमें ईमानदारी और सदाकत और दयानत सबसे पहले अपने आप से शुरू करनी चाहिए, देन दूसरों की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट को तो हम कहते हैं हमारा अपना किरदार क्या है मुआशरे के अंदर, हमें इस पर भी नजरसानी करनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, हमें जी मुस्बत सोच रखनी चाहिए और इस तरह की हमें जिस तरह भी कोई काम, जिस तरह के लोगों के जो भलाई के लिए हम जैसे काम जो हमें करने चाहिए, मुखैर हजरात जो हैं, हम लोग हमारे बिजनेस में यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ अनान साहब, बात ये कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं
वो चाहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म दिए जाए जहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर सकें प्रॉपर तरीके से। हम कहीं भी है हमारे जहाँ पे पाकिस्तानों में लोग पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो, बिजनेसमैन जो है जो सरमायादार हैं वो पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अच्छी जगह जहाँ पैसा लगे, जहाँ को पता लगे कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह लग रहा है। इस हवाले से बात करूंगा अखूबत के हवाले से। अखूबत ट्रस्ट जो है आप समझते हैं कि वो इतना इस अच्छा हवाले से बात करेंगे और टैक्स का पैसा कहां जाता है कहाँ इस हवाले जाता से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पे आपको बताते चलें कि आज हाथ धोने का आलमी दिन है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जनाब आप जब भी किसी चीज़ को टच करें, टच ना भी करें तो आधे घंटे बाद एक बार हैंड वॉश ज़रूर कर लिया करें और 20 सेकंड तक हाथों को धोएं, ताकि अगर कोरोना वायरस के जर्म्स आपके हाथ पे मौजूद हैं तो वो ल्यूट आउट होके बह जाएं यहाँ पे। और ना सिर्फ कोरोना वायरस के लिए बल्कि खाना खाने के लिए, कोई भी चीज़ खाने के लिए आपको उसे टच करना होगा, तो टच करने से पहले आप अपने हाथ लाजमी धोएं, क्योंकि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपके स्टमक में हो सकता है उससे भी बचा जा सकता है। डायरिया जैसे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि इस तरह के कामों से जन्म लेते हैं, तो आप इन चीज़ों का मौका उनको ना दें, अपने हाथ धोएं, आप भी खुद भी सेहतमंद रहें और अपने घर वालों को भी सेहतमंद रखें। खास तौर पे आप जब बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो तब भी आप अपने हाथ धोएं, ताकि बच्चों को जिनको आप उठा रहे हैं, जिनके फेस को आप हाथ लगा रहे हैं, वो भी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार ना हो जाए। तो इस आलमी दिन के मौका पर हमारा तो यही मैसेज है जनाब आपको कि आप अपने हाथ धोएं, अपने आप को भी तंदुरुस्त और तवाना रखें और अपने घर वालों को भी तंदुरुस्त और तवाना रखें। उस्मान साहब भी इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उनकी तरफ भी चलें। जनाब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं मैं देना चाहता हूँ कि जैसे आज हमारा हाथ धोने का आलमी दिन है, तो हमारा जो देखें सफाई निस्फ ईमान है, ये हदीस है। और देखें हमारा जो इस्लाम है हमें वो ये बात कहता है जितना आप सफाई के साथ सुथराई से रहेंगे आप सेहतमंद रहेंगे। अभी अभी कोविड जो आया है देखिए इसके अंदर आप हाथ धोते हैं, आप एहतियात करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं रिसेंटली अभी बिफोर यस्टरडे मैं वापस आया दुबई से, तो वहाँ पे आप बिलीव करें कि वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है कि आप एक मास्क के बगैर 1 मिनट भी गुजार नहीं सकते। 3000 दिरहम उसका फाइन है। अगर 3000 दिरहम, वो 1 लाख से ज्यादा बनता है पाकिस्तानी, अगर आपने मास्क ना पहनना हो तो, ठीक है, जिसकी वजह से वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है। हमारे यहाँ पे लोग इजी ले गए। तो मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि पूरी वर्ल्ड में इस टाइम दोबारा सेकंड वेव आ चुकी है, ठीक है। मस्कत ऑलरेडी क्लोज, फिर लॉकडाउन हो चुका है दोबारा। यहाँ पाकिस्तान में रिसेंटली मैं रात की न्यूज़ सुन रहा था, तो आज सुबह बल्कि तो 700 मोर देन 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। दोबारा हमारा, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाए, तो हमें चाहिए कि अपने मास्क जो है हमें जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं उसके ऊपर हम उस पर जो है मैक्सिमम उसके ऊपर अमल करें, ताकि हम इस जो है इस कोविड वबा से निकल सकें। और हमारा इस्लाम बड़ा बेहतरीन पैगाम बिल्कुल। इस हवाले से देता है। उन्होंने सिर्फ चंद लफ्जों में तमाम चीज़ों को पिरो दिया कि सफाई निस्फ ईमान। तो अगर आप सफाई रखते हैं, अपने हाथों को साफ रखते हैं, अपने बदन को साफ रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, तो यकीन जानिए ये बीमारी आपके पास भी फटक नहीं सकती, क्योंकि ये तब ही आएगी जब आपके हाथों पे लगी होगी, जब आपके चेहरे पे लगी होगी या किसी के जरिए आपको ट्रांसमिट होगी। तो आप अपनी सफाई का जब ख्याल रखेंगे, सिर्फ आप ही नहीं आपके घर वाले भी इससे महफूज रहेंगे, क्योंकि कोई शख्स जब कोई बाहर जाता है और बाहर से वायरस लेके घर में आता है तो उसकी वजह से बाकी सब भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। कुछ अब इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं और मौजूदा सूरत हाल जो है इसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे MP MNS उनकी तरफ से कोशिशें भी की गई हमारे जो फैसलाबाद शहर के हैं, और यहाँ के ताजरों को जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ मिलवाया भी गया, लेकिन टैक्स रिलीफ के ऊपर और जो शनाख्ती कार्ड की इन्होंने शर्त रखी थी उसके ऊपर कुछ बन नहीं पाई उनकी। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखिए अब रिसेंटली हम लास्ट मंथ हम प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब के पास हम गए थे, वहाँ पे चैम्बर का डेलीगेशन हमारा पूरा गया था वहाँ पे। तो उन्होंने भी जो बात बताई है, उन्होंने हमें जो शेयर किया है कि हमें गवर्नमेंट को टाइम लगेगा। हमें जो IMF की तरफ से भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि हमें वो जो ऑलरेडी उनको बताया कि इतने टैक्सीज और सारे मामला जो हमें करने हैं, तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप टैक्स को जो लगाया जाए, ताकि लोगों को
क्या कहते हैं ऑब्जर्व होना चाहिए कि आहिस्ता ऑब्जर्व करें वो चीजें करें। यानी कि इकट्ठे से इंपोज कर दिया जाए और अगला उकता के कहे कि मैं पहला भी नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात यहाँ पे जो गैर यकीनी सूरत हाल लोगों की, बिजनेसमैन की जो पैसा नहीं निकाल रहे, अभी जो देखें अभी ये कंस्ट्रक्शन के वाले से बड़ा अच्छा फैसला इमरान खान साहब ने किया है, जिसके वजह लोग कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन का काम बेहतर तो हुआ है, लेकिन जो मजदूर है उसकी डेली वेजेस में फर्क नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और कंस्ट्रक्शन जो बड़े बड़े जो बिग गन्स हैं उनको तो फायदा हो गया है, लेकिन जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, उसकी जो वेजेस, जिसका नारा पीटीआई लगाती थी कि गरीब आवाम को रिलीफ सबसे पहले मिलेगा, मिलना तो चाहिए, यहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ गरीब को तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। चीजें महंगी हैं, चाहे आप दाल ले लें, चीनी ले लें, रोटी ले लें, आटा ले लें, गंदम ले लें, और इसके साथ साथ कोई फल फ्रूट ले लें, सब्जी ले लें, और घर की कोई एशिया खुरनोश ले लें, महंगी होती हुई नजर आ रही। सस्ता तो कोई अब कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। एक वक्त था कि जब आप सब्जी लेने बाजार जाते थे ना, तो धनिया और मिर्चें वैसे ही दे देते थे, वो साथ मिलती थी। हाँ, ऐसे ही है। और आज देख लें आप उनकी कीमतें कहां पे जा पहुंची। बिल्कुल ऐसे ही। अदरक जो है वो अपनी 500 सेंचुरी कंप्लीट 600 से अबव जा चुका है। Yes. तो ये मतलब अजीब सूरत हाल है हमारे मुल्क की कि महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है, और इसका जिन ऐसे बोतल से बाहर आया कि वापस काबू करने के लिए गवर्नमेंट सरतोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन इसके लिए पॉलिसी मेकर्स होने चाहिए। पॉलिसी मेकर्स थिंक टैंक होने चाहिए। हाँ। जो बताएं कि किस तरीके से चीजें चलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, अभी आप रिसेंटली मैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 1.58 ट्रिलियन रुपीस जो है इंजेक्ट किए हैं इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब अगर 1.58 ट्रिलियन रुपीस इंजेक्ट हुए हैं तो उसका फिर फर्क भी पता लगना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन अब वो क्या है, वो गवर्नमेंट पैसा लग भी गया स्टेट बैंक का, लेकिन वो जो मेरे को ऐसा इफेक्टिव उसका इफेक्ट नहीं ऐसा पड़ा, उसका रिजल्ट ही नहीं मिला। मतलब गरीब आवाम की पहुंच से आज भी चीजें उतनी दूर है, बल्कि ज्यादा दूर होगी। बाइंग कैपेसिटी लोगों की, बाइंग कैपेसिटी लोगों की ना होने के बराबर रहेगी। लोगों के पास अब बाइंग नहीं है। अगर आप देखा जाए लोअर तबका भी है और जो मिडिल लोअर है, जैसे लोग जो गाड़ियों से बाइक पे आ गए हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली लास्ट ईयर जो ये साल चल रहा है, इसमें बाइक का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, बाइक की जो परचेज में, और गाड़ियों की जो वो कम हो गई है। क्या हुआ, लोगों की बाइक कैपेसिटी कम हो गई है। गाड़ियां तो इस कदर महंगी हुई हैं कि खुदा का नाम है, मैं तो गवर्नमेंट को कहूंगा कि इस मामले पे नोटिस लें। वो गाड़ी जो 25 लाख रुपए में आती थी वो अब 44 लाख में पहुंच चुकी है, और 45 लाख में पहुंच चुकी है। नंबर लगवा के काम कहां पे पहुंच जाता है। तो ये मार्केट जो है इसको डाउन करने में ये टैक्सेस जो है इन्होंने इजाफा जो किया है इसमें, उसकी वजह से इंपोर्ट सर लोकल जो हमारी होंडाज हैं या ये जो बाकी अदर गाड़ीज हैं जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग ये तो महंगी हुई है जो बाहर से इंपोर्ट करवा, उसमें भी अच्छा खासा इजाफा कीमतों में हो चुका है। मतलब अब तो कोई अच्छी गाड़ी लेने का तसव्वुर भी ना करे। बिल्कुल ऐसे। मतलब एक हर चीज पहुंच से दूर होती चली जा रही है। जहां पे हर चीज पहुंच से दूर हुई है तो गाड़ी भी तो होगी ना। लेकिन इस तमाम सर्कल में जो चीजें इनको मैनेज करने की इस वक्त जरूरत है। गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। गरीब आवाम की एक्सेस से चीजें दूर होती चली जा रही हैं। गरीब तो गरीब, अब अमीर खासतौर पे मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी एक्सेस से भी चीजें दूर हो चुकी हैं, और वो भी अब गुर्बत की लकीर के करीब आते चले जा रहे हैं, और गुर्बत की लकीर से नीचे भी आने वाले वक्त में चले जाएंगे अगर यही सूरत हाल रही तो। अब चेंज चाहिए। अब चेंज तो इमरान खान कहते थे तब्दीली आएगी, तब्दीली तो आई, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव तब्दीली आई। रियासत मदीना के हवाले से क्या कहेंगे? सर देखिए, रियासत मदीना कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर फुलफिल करना उसको, उसके बिल्कुल सेम आना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन हम तो चाहते हैं अगर उनकी विश है, अगर वो अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस तरीके से इंप्लीमेंट भी उस तरह होना चाहिए। दूसरी बात यह कि इमरान साहब देखें उनका अगर एक्सपीरियंस उस हवाले से इतना नहीं है जितनी पुरानी गवर्नमेंट्स जो ऑलरेडी वो गवर्नमेंट्स गुजार चुके हैं, टाइम गुजर चुका है। और जैसे भी आप समझते हैं कि 70-72 साल से हमारे मुल्क को जिस तरह चलाया गया है, अब अगर एक इंसान आके वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जो सम्राट है मैं समझता हूँ उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये यहाँ पे फिर वो एक बात कहूँगा कि ये पॉलिसी जब बनाते हैं तो उसका इफेक्ट देखा जाए कि ये पॉलिसी बना के हम लोगों को किस हद तक टाइट करेंगे। गवर्नमेंट कहती है कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं इसका आपको इसका बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन देर पर बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन इतनी लेट ना हो जाए जब तक लोग बिल्कुल ऐसे जब तक लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो वो प्रॉब्लम तो फायदा नहीं उस चीज का। गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, तो फिर वहीं पे आवाम खड़ी होगी जहाँ पे सारा मरीज बढ़ जाएगा। अब देखें ना अफगानिस्तान इकसादी तौर पे हमसे बहुत पीछे है। इकसादी हालात हमसे बेहतर नहीं है, लेकिन उनकी डीटीपी जो है हमसे ज्यादा बेहतर है।
ठीक है, उधर इतनी महंगाई नहीं है, हमारी महंगाई भी ज्यादा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये सब लोगों की जीडीपी हमसे ज्यादा बेहतर जा रही है। सही है ना? तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि IMF को खुश करें, लेकिन इस हद तक करें कम से कम हमारी अपनी आवाम का भी ख्याल करें। ठीक है, अगर हर बच्चा लाखों का मकरूज है इस वक्त, आखिरकार किस तरफ जा रहा है हमारा पाकिस्तान? नो डाउट तरक्की की राह पे गामजन वो इवॉल्व होता है ना, जब कोई भी चीज़ इवॉल्व होती है तो वो बेहतरी की तरफ जाती है। नो डाउट हम इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में हमारे लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव होने के बजाय बहुत सारे लोगों का नीचे चला जाता है। बहुत सारे लोगों का अब भी हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों का नीचे की तरफ आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मुलाजमत भी अब जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आती। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, 50 लाख घर देने थे, कोई चीज़ भी नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे उस्मान साहब, 1 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे अब? सर ये तो फिलहाल तो ये फुलफिल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक्चुअली ये है कि कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, इंडस्ट्री बंद हुई है, तो लेकिन अब ये तो नहीं कि गवर्नमेंट कोविड पे डाल के अपने 5 साल उसी में गुजार दे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना कोई ना चाहिए कोई तरक्की का काम, सर। उसमें कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट भी बड़ा शुरू नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसे सर, उसमें देखें मैं एक्चुअली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरप्रेन्योरशिप जो सोच है ना, वो हमारी यूथ को वो देनी चाहिए। ठीक है, अब ऑनलाइन के वाले से देखा जाए तो हमारा मुल्क ऑनलाइन में फ्रीलांसर में बहुत पीछे है। ठीक है, इंडिया देख लें, दूसरे कंट्रीज देख लें, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर वर्क हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन चीज़ों में वर्क हो रहा है, उनकी जो एक्सपोर्ट है ऑनलाइन चीज़ों में, ठीक है, वेब के वाले से, डिफरेंट चीज़ों में, सॉफ्टवेयर के वाले से वो बहुत आगे है। तो हमारे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए इंस्टीट्यूट्स बनाएं, ठीक है, जिससे लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन चीज़ों में अपना मैक्सिमम अपना किरदार अदा कर सकें, इंटरेस्ट शो करें, अपना पैसा घर बैठे पैसे वो बना सकें वो उनको। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन जब बायर नहीं ना मिलता तब प्रॉब्लम आती है। और एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये कि लोगों का इत्तेमाद बहाल नहीं होता। जब तक वो विजुअली चीज को नहीं देख लेते तब तक वो चीज को परचेज नहीं करते। बाहर अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपको उस चीज की क्वालिटी वैसी ना मिली जैसी आपको बताई गई थी, तो आप उस पे हर जाने का दावा कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। जा तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ये पेश आता है कि लोग वहां तक जाने की जहमत ही नहीं करते, और एतमाद जिस तरह से बहाल उनका कंपनीज के ऊपर होना चाहिए वो नहीं होता। इसमें अल्टीमेटली हमारी कंपनीज जो ऑनलाइन वर्किंग कर रही है उनको भी एतमाद बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए, और बेहतर से बेहतरीन चीज़ जो है वो फराम करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर हम चीज़ को देख नहीं पा रहे, इसके बावजूद भी क्वालिटी अगर उन तक बेहतर पहुंच रही है तो एक एतमाद बिल्ड हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम फिर वो ऑर्डर जो है वहीं से करता है। अब इस चीज़ के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर तो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर नुकसान जो है वो भुगतना एंड यूजर को पड़ता है जब उस तक चीज़ वैसी नहीं पहुंच पाती। अब अच्छा, इसमें अमल दखल इस चीज़ का भी बहुत होता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे नज़र रखनी होती है कि कौन सा बंदा अपनी कही गई बात पे पूरा उतर रहा है, कौन सी कंपनी पूरी उतरी, कौन सी कंपनी नहीं पूरी उतरी। अगर उनकी इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से की जा सके तो बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। तो मनीष साहब और उस्मान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और बहुत सारे मुफीद मशवरे भी दिए आपने, और गवर्नमेंट के हवाले से जो ताजरों की सिचुएशन है उस हवाले से भी आगाह किया। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।